अध्याय 241 सबको पागल बना देना। अगर जुआन ने उसे देखा होता तो वह निश्चित रूप से सोचता कि इस आदमी की छाती की मांसपेशियां इतनी विशाल क्यों हैं। वह कोई और नहीं बल्कि पेई मियानमान थी। शी दाओयुन की तरह उसने भी पुरुष का वेश धारण किया हुआ था। हालांकि शी दाओयुन अपनी खूबसूरत विशेषताओं के कारण इस वेश में सहज लग रही थी, लेकिन पेई मियानमान के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी छाती उभरी हुई ही रहती थी। उसकी मोहक गुलाबी आंखों को देखकर कोई भी एक नजर में समझ सकता था कि वह एक स्त्री है। इसीलिए वह कभी अपने निजी कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। वह क्यू होंगलेई की जांच करने आई थी। सांग होंग अकेली नहीं थी जिसे उस वेश्या के बारे में संदेह था। राजा की के गुट को भी शक था। पहले की रिपोर्टों से पता चलता था कि राजा की के कई अधिकारियों की हत्याएं किसी न किसी तरह इस महिला से जुड़ी हुई थी। इसीलिए उसने वेश्याओं की सभा में यह विशेष यात्रा की थी। किसने सोचा था कि उसकी मुलाकात जुआन से यहीं होगी। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि वह इस माहौल में बिल्कुल सहज लग रहा था। उसे जुआन की हरकतें देखकर वह खुद भी शर्मा गई। काश मैं एक दर्पण पत्थर ला पाती। अगर मैं इस दृश्य को रिकॉर्ड कर पाती तो कौन जाने चुचुयान से मुझे किस तरह की शानदार प्रतिक्रियाएं मिल सकती थी। संभावनाओं पर विचार करते हुए पेई मियानमान के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वह निश्चित रूप से जुआन को देखने वाली अकेली नहीं थी। तीसरी मंजिल के एक कमरे की खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी, जिससे अंदर से झांकती हुई ठंडी आंखों की एक जोड़ी दिखाई दे रही थी। तो ये है जुआन। ये मुझे कुछ खास नहीं लगता। क्या ये बस एक और निकम्मा व्यभिचारी है? मुझे सच में नहीं लगता कि ये छोटी बहन का ध्यान आकर्षित करने लायक है। उस आदमी ने खिड़की बंद कर ली और अपनी महिला साथी की ओर मुड़ा, जो एक तरफ लेटी हुई थी। हालांकि यह उनकी पहली मुलाकात नहीं थी, फिर भी उसकी आंखों में दिख रही प्रशंसा को छुपाना उसके लिए मुश्किल था। यह महिला सचमुच बेहद खूबसूरत थी। हमारी योजना पहले दूसरी या तीसरी शाखा से किसी को चुनकर उसे आगे बढ़ाने की थी, लेकिन उसे गौर से देखने के बाद मैंने अपना इरादा बदल दिया है। उसकी कोमल और मोहक आवाज किसी भी पुरुष को स्तब्ध कर सकती थी। लेकिन वह तो चुकुल का एक दामाद मात्र है। उस व्यक्ति ने आपत्ति जताते हुए उसके खूबसूरत चेहरे पर नजरें गड़ा दी। उसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। चुकुल के संसाधनों तक उसकी पहुंच तो दूर की बात है। क्या उसे चुनना अनुचित नहीं होगा? उसकी टिमटिमाती आंखों पर इस असाधारण सुंदरी की पैनी नजर पड़ गई, लेकिन वह पुरुषों की मोहित निगाहों की आदी हो चुकी थी। इसीलिए उसे हमारी मदद की जरूरत है। जिसके पास सब कुछ है, उसकी तुलना उस व्यक्ति से नहीं की जा सकती जिसने घोर संकट के समय सहायता प्राप्त की हो। अगर वह चुवंश पर नियंत्रण चाहता है तो वह हमारी मदद को ठुकरा नहीं सकता। इस तरह हम चुवंश के मामलों में और अधिक पैठ बना सकते हैं। जब समय आएगा तो शायद हमें किसी और राजनयिक की जरूरत भी न पड़े। उस आदमी ने संदेह भरी नजरों से भौहें चढ़ाईं। छोटी बहन, तुम्हारी बातें तर्कसंगत हैं, लेकिन दुनिया भर के तर्क से भी ये सच्चाई नहीं बदल सकती कि यह आदमी अभी भी एक निकम्मा दामाद है। चुकुल में भी उसकी कोई हैसियत नहीं है। हमारे समर्थन के बावजूद क्या वह सचमुच चुकुल को नियंत्रित कर पाएगा? हमारी ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार उसके निकम्मे होने की अफवाहें झूठी हैं। वास्तव में वह काफी प्रभावशाली प्रतीत होता है। अगर उसके जैसा व्यक्ति युवा मिस चू का दिल जीतकर चू परिवार का दामाद बन सकता है तो वह दूसरों से नीचे रहकर कैसे रह सकता है? उस खूबसूरत महिला ने उठकर बैठ गई और अपने सुंदर पैरों को क्रॉस कर लिया। हालांकि वह आदमी कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसके कपड़े की लगातार हिलती हुई पोशाक उसे बेहद आकर्षित कर रही थी। उसका गला सूख गया और उसकी सांसें छोटी और उखड़ने लगीं। पुरुषों की ये बेतुकी प्रतिक्रियाएं उसे काफी पसंद आ रही थीं। उसके होंठों पर एक कसी हुई मुस्कान थी। बेशक, मैंने अभी तक अपना फैसला पक्का नहीं किया है। पहले देखते हैं कि वह कैसा प्रदर्शन करता है। ... जुआन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इतने सारे लोग उसे घूर रहे हैं। वह पूरी तरह से लेंग शुआंगयुए के शरीर विज्ञान में लीन था। युवक, कृपया ऐसा मत कीजिए। लेंग शुआंगयुए ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी पूंछ छूने से रोकने की कोशिश की। ये हम पशु वंश की लड़कियों के लिए बहुत ही निजी मामला है। मैं स्वामी जी से विनती करती हूँ कि इस विनम्र सेविका के लिए परेशानी न खड़ी करें। तो फिर इसे छूने के लिए क्या करना पड़ेगा? जुआन अपना अफसोस छुपा नहीं सका। वह सचमुच जानना चाहता था कि इन राक्षसी लड़कियों की पूंछ होती है या नहीं। आखिर देखने में तो वे इंसानी लड़कियों से कुछ खास अलग नहीं थी। एक पशु वंश की लड़की को किसी पुरुष को अपना प्रेमी स्वीकार करना पड़ता है, तभी उसे अनुमति दी जाती है। उसके बोलने से पहले ही लेंग शुआंगयुए की गर्दन पूरी तरह लाल हो गई। जुआन उस लड़की के अभिनय से सचमुच बहुत प्रभावित हुआ, यहाँ तक कि वह खुद भी उलझन में पड़ने लगा। चूंकि वह मुझे अपनी पूंछ छूने नहीं दे रही है, इसलिए शायद अभी रुकना ही बेहतर होगा। मैं लड़कियों को धमकाने वाला इंसान नहीं हूँ। उसका ध्यान उसके बालों से बाहर निकले हुए रोएदार कानों पर गया। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने हाथ बढ़ाकर उन्हें सहलाया। वाह, ये तो बिल्कुल बिल्ली के कानों जैसे लगते हैं। ये तो सच में बहुत प्यारे हैं। लेंग शुआंगयुए का पूरा शरीर कांप उठा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में बिजली का झटका लगा हो। उसके पैर अनायास ही बंद हो गए और उसके होंठों से एक कराह निकल गई। क्या हुआ? जुआन हैरान थी। क्या मैंने अभी अभी उसके कान नहीं सहलाए थे? क्या इतनी बड़ी प्रतिक्रिया की वाकई जरूरत थी? लेंग शुआंगयुए के चेहरे पर छिपी कड़वाहट उसे साफ दिखाई दे रही थी। उसने समझाया, पशुवंश की लड़की के कान बहुत संवेदनशील होते हैं। केवल सबसे करीबी प्रेमी को ही उन्हें छूने की अनुमति होती है। जुआन पूरी तरह से हैरान रह गई। क्या तुम सचमुच एक वेश्यालय की लड़की हो? मैं हमेशा से ही मिलनसार व्यक्ति रहा हूं, लेकिन क्या आप अपने अभिनय में कुछ ज्यादा ही अति नहीं कर रहे हैं? वहां चू योचेंग को देखो। उसका एक हाथ उस भालू जैसी लड़की की पोशाक के अंदर है और दूसरा हाथ उसके कान सहला रहा है, लेकिन क्या तुम उसकी इस तरह की प्रतिक्रिया देख रहे हो? ऐसा लगता है जैसे उसे इसमें मजा आ रहा है। मुझे खेद है, छोटे मालिक। लेंग शुआंगयुए ने दया भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, जिससे वह और भी प्यारी लग रही थी। हालांकि क्षमा मांगने के अलावा वह और कुछ नहीं कह सकी। अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, जो सुखद आश्चर्य से भरी हुई थी। ओह, आजू। जुआन ने देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया। एक दुबला पतला, आगे निकले दांतों वाला बच्चा सीधे उसकी ओर देख रहा था। वेइसुओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? जुआन उसे देखकर खुश हुआ। जब से वह शिक्षक बना था, अकादमी में उन दोनों ने साथ में ज्यादा समय नहीं बिताया था। इतना ही नहीं, उसके तुरंत बाद वह कालकोठरी में भी चला गया था। उसे एहसास हुआ कि वह सचमुच इस लड़के को याद कर रहा था।
मैं अपने भाई के साथ आया हूँ। वेई सुओ दौड़कर उसके पास गया और वेई होंगडे की ओर इशारा किया। जुआन ने वेई होंगडे की ओर इशारा करते हुए कहा, बूढ़ी मी चाहती थी कि मैं उससे नजदीकी बनाऊं। हालांकि कालकोठरी में हुई हमारी कुछ बातचीत के अलावा हमने कभी एक दूसरे से खुलकर बात नहीं की है। क्या यह एक बेहतरीन अवसर नहीं है? सौहार्द बनाने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है? 1 वेई होंगडे के पास अभिवादन का जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि जुआन को दोबारा देखते ही उसके दिमाग में कालकोठरी का दृश्य फिर से घूमने लगा। उसका चेहरा अजीबोगरीब हो गया। शेशियू की तरह उसे भी इस मानसिक छाया से मुक्त होने में लंबा समय लगा था। अब वह फिर से शुरुआती बिंदु पर आ गया था। वह इस आदमी से और बातचीत कैसे कर सकता था? उसने वेई सुओ से कुछ आखिरी शब्द कहे और फिर हॉल के दूसरे हिस्से की ओर तेजी से चला गया। वेई सुओ ने उत्साह से भरते हुए जुआन से कहा, मैं तो बस यही पूछने वाला था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे साथ यह खूबसूरत राक्षसी भी है। जब उसने लिंग शुआंगयुए को जुआन की बाहों में देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वह हमेशा ऐसे बोलता था जैसे वेश्यालय का कोई माहिर खिलाड़ी हो, अपनी बड़ाई करता और शेखी बघारता रहता था। लेकिन सच तो यह था कि वह महज एक किताबी रणनीतिकार था। अपने भाई से बार बार मिन्नतें करने के बाद ही वह इस जगह में दाखिल हो पाया था। लेकिन भला किसने सोचा होगा कि उसके सामने खड़ा ये शांत दिखने वाला व्यक्ति अचानक ही युद्ध के मैदान में उतर जाएगा। उसका मिजाज तुरंत बिगड़ गया। वह सचमुच एक ऐसा गुरु था जिसने एक मामूली शिष्य को सिखाने के लिए खुद को भूखा रखा। मैं अपने कुल के भाइयों के साथ आया हूँ। जुआन ने चू युचेंग और चू होनकाई का परिचय कराया। वेई सुओ ने भी उनका अभिवादन किया और फिर जुआन को एक तरफ खींच लिया। तुम लोग तो वाकई बड़े ही अजीब हो। चू कबीले के लोग तुम्हें अपनी मर्जी से वेश्यालय ले आए। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं तुम छोटी मिस चू को नाराज न कर दो? मुझे उसके गुस्से से क्यों डर लगेगा? जुआन ने सीना फुलाकर कहा, मेरे घर में अगर मैं उसे पूरब जाने को कहूं तो वो पश्चिम तो बिल्कुल नहीं जाएगी। वो मेरे मामलों में दखल देने की हिम्मत ही नहीं करेगी। दूसरी मंजिल पर अपने निजी कमरे में चाय पी रही पेई म्यानमान लगभग दम घुटने से मर ही गई। मेरी प्यारी चुयान, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने किस तरह का पति चुन लिया है। जुआन को अचानक रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी दौड़ गई, मानो कोई उसे पीछे से घूर रहा हो। उसने शर्मिंदगी से चारों ओर नजर घुमाई और जब चुयान नजर नहीं आई तो उसने राहत की सांस ली। मैं खुद को ही मुसीबत में डालने वाला हूँ, ये सब खुद के लिए खतरे के संकेत दे रहा हूँ। वेई सुओ अवाक रह गया। वह कुछ देर तक खाली निगाहों से देखता रहा, फिर प्रशंसा भरी आह भरते हुए बोला, आप सचमुच मेरे आदर्श वरिष्ठ हैं। आप मेरी तारीफ में कुछ ज्यादा ही उदार हैं। जुआन हंसते हुए मुट्ठी बांध ली। मेरा भाई मुझे बुला रहा है, थोड़ी देर बाद और बात करते हैं। वेई सुओ ने जुआन के कंधे पर हाथ मारा और लिंग शुआंगयुए को आंख मारी। उसका हाव भाव बेहद भद्दा था। जुआन ने आह भरी, पुरानी कहावत है, केवल गलत नाम होते हैं, गलत उपनाम नहीं। फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस आदमी का नाम बिल्कुल सही रखा गया है। 2 उन्होंने अभी अभी अपना ध्यान वापस बिल्ली जैसी लड़कियों पर किए जा रहे अपने शारीरिक अनुसंधान पर केंद्रित किया ही था कि तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। भाड़ में जाओ। जब जुआन ये कहता है तो उसका तात्पर्य वेई होंगडे के साथ वेश्यालय जाने से है। मूल पाठ में एक 4 भाग वाला चीनी मुहावरा है, साथ में खिड़कियों से जाना, सच्ची मित्रता, साथ में भाले उठाना, युद्ध में एक दूसरे का साथ देना, लूट का लालच करना, हर सुख दुख में साथ रहना और साथ में वेश्याओं के पास जाना, एक दूसरे के सामने अपनी असलियत उजागर करना। आखिरकार अगर आप एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते तो क्या आप साथ में वेश्याओं के पास जाते? 2 उसका नाम एक ऐसे मुहावरे वेसों का समध्वनिक शब्द है जिसका प्रयोग अशिष्ट और भद्दे पुरुषों, विशेषकर कामुक या घृणित लोगों के लिए किया जाता है। अध्याय 242 क्या मुझे मदद करनी चाहिए या नहीं? जुआन तुरंत डर के मारे उछल पड़ी। आखिर अमलोक में भला कौन इस तरह का व्यवहार करेगा? भले ही यह सिर्फ एक वेश्यालय था, लेकिन इतने बड़े कारोबार के पीछे किसी का समर्थन न होना असंभव था। वह अकेला चौंकने वाला नहीं था। अमर निवास में सभी का ध्यान उस आवाज की ओर गया। हर कोई ये देखना चाहता था कि अमर निवास के इतने महत्वपूर्ण दिन पर कौन गड़बड़ कर रहा है। उनकी निगाहें तलवार लिए एक हटे कट्टे आदमी पर पड़ी। उसका एक पैर कुर्सी पर था और उसकी तलवार मेज के आर पार धंसी हुई थी। वह वहां बैठे युवा उस्तादों को गुस्से से घूर रहा था, मानो उन्होंने ही उसे उकसाया हो। जिस चीज ने और भी ज्यादा ध्यान आकर्षित किया वह थे उनके आकर्षक लाल बाल, जो उन्हें एक मजबूत और शक्तिशाली व्यक्तित्व प्रदान करते थे। जुआन ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं और रामेन नूडल्स जैसे लग रहे हैं। इस तरह का लुक कितने लोग संभाल सकते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम शियाओली फेदाओ हो? 1 इस दुनिया में आने के बाद ये पहली बार था जब उसने किसी को लाल बालों वाला देखा था। क्या हरे बाल भी हो सकते हैं? तारांकन धड़ाम, तारांकन। जैसे ही जुआन अपनी कल्पनाओं में खो गया, मेज पर बैठे युवा उस्तादों में से एक ने अपना हाथ जोर से पटका और उस आदमी का सामना करने के लिए खड़ा हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है कि यहाँ कौन बैठा है? ओह, मुझे समझाओ। लाल बालों वाले बदमाश ने एक कुर्सी खींची और उस पर बेपरवाही से बैठ गया। उसके चेहरे पर जिज्ञासा के भाव थे। खड़े हुए युवा स्वामी को उस दबंग व्यक्ति के अधीनस्थों को देखकर अचानक घबराहट होने लगी। हालांकि उन्होंने खुद को याद दिलाया कि यह ब्राइटन मून नगर है और वे अमर निवास में हैं, जिससे उन्हें कुछ हद तक शांति मिली। उन्होंने मेज के शीर्ष पर बैठे आलीशान वस्त्रधारी युवा स्वामी की ओर इशारा करते हुए कहा, ये वांग वंश के युवा स्वामी वांग युवानलोंग हैं। क्या आपने ब्राइटन मून नगर के 4 प्रमुख वंशों चू, युआन, झेंग और वांग वंशों के बारे में कभी सुना भी नहीं है? इस खुलासे से जुआन दंग रह गया। उसे याद आया कि चुयान ने उससे कहा था कि चू और वांग वंश हमेशा से अच्छे संबंध रखते आए हैं और उन्हें सहयोगी वंश भी माना जा सकता है। छी, और मैं तो सोच रहा था कि कोई बड़ा आदमी होगा। तगड़े लाल बालों वाले उस आदमी ने अपनी छोटी उंगली से कान खुजलाया। फिर उंगली के एक झटके से कान के मैल का एक गुच्छा सीधे युवा मालिक वांग के चेहरे पर जा गिरा। अगर आपने बताया होता कि आप ड्यूक चू की राजकुमारी हैं या नगर स्वामी शी के युवा मालिक हैं तो मुझे शायद कुछ संदेह होता। एक मामूली अनाज व्यापारी का बेटा इस तरह की जगह पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे जुटाता है? वांग युवानलोंग का संयम तुरंत टूट गया। यह आदमी तो उसे कुचलने की कोशिश कर रहा था। वेश्यालय का एक प्रशासक अमर निवास के पहरेदारों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए आया। उसने बदमाशों से पूछा, महोदय, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप सब यहाँ कैसे आए? वांग युवानलोंग इस प्रतिष्ठान का नियमित आगंतुक था।
उसका परिवार धनी था और वह फिजूल खर्ची का शौकीन था, इसलिए उन्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ता था। वे उसे इस तरह के कथित अन्याय का शिकार नहीं होने दे सकते थे। निमंत्रण कार्ड के साथ, बिल्कुल। लाल बालों वाले व्यक्ति ने एक मुड़ा हुआ निमंत्रण कार्ड मेज पर फेंकते हुए कहा। मेरी कमजोर नजरों के लिए क्षमा करें। ऐसा लगता है कि हमारे अमर निवास ने आपको कोई निमंत्रण नहीं भेजा है। क्या मैं पूछ सकता हूँ, आपको ये निमंत्रण पत्र कैसे मिला? प्रशासक को निमंत्रण पत्र खोलने की भी आवश्यकता नहीं थी, वह जानता था कि यह असली है। आखिरकार, ये निमंत्रण कार्ड अमर निवास द्वारा विशेष रूप से तैयार किए गए थे। वे अपने डिजाइन और प्रयुक्त सामग्रियों के मामले में अद्वितीय थे और दूसरों द्वारा आसानी से उनकी नकल नहीं की जा सकती थी। आप लोगों ने मुझे एक भी नहीं भेजा, लेकिन इन्हें हासिल करना मुश्किल नहीं था। क्या हमारे लिए इनमें से कुछ अपने लिए ले लेना ठीक नहीं रहेगा? हटे कट्टे आदमी ने कंधे उचका दिए। वह बिल्कुल शांत लग रहा था, मानो उसकी हरकतें एकदम सामान्य हों। पूरा इलाका अचानक शोरगुल से भर गया। बदमाशों के इस गिरोह ने सचमुच इतनी खुलेआम ऐसी हरकतें करने और उन्हें स्वीकार करने की हिम्मत की। भीड़ में मौजूद कुछ समझदार लोगों ने जल्द ही एक और बात समझ ली। अमर निवास केवल प्रमुख और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ही निमंत्रण पत्र भेजता था। अगर ये बदमाश एक ही बार में इतने सारे निमंत्रण पत्र चुरा सकते थे, तो इस आदमी की ताकत वाकई विचारणीय थी। अमर निवास में मौजूद लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। उनकी टिप्पणी मानो एक जोरदार थप्पड़ के समान थी। ये संस्थान आपका स्वागत नहीं करता। मुझे आप सभी को यहाँ से जाने के लिए कहना होगा, प्रशासक ने ठंडे स्वर में कहा। क्या तुम्हें डर है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं? लाल बालों वाले उस आदमी ने एक थैला मेज पर फेंक दिया, जिससे चांदी की ईंटों की जानी पहचानी खनक सुनाई दी। इस हरकत पर वांग युवानलोंग ने उपहास करते हुए कहा, गंवार तो गंवार ही रहेंगे। इतने सारे प्रतिष्ठित लोग मौजूद हैं, भला कौन इतना मूर्ख होगा कि यहाँ असली चांदी लेकर आए? हम सब तो नोट लेकर आए हैं। तू छोटा बदमाश, तू मौत को दावत दे रहा है। लाल बालों वाला आदमी तुरंत गुस्से से भड़क उठा, मानो किसी ने उसके दुखते हुए अंग पर कुरेद दिया हो। उसने खाने की थाली उठाई और वांग युवानलोंग के चेहरे पर फेंक दी। वांग युवानलोंग तुरंत बच निकला। हालांकि वह साधना में कोई विलक्षण प्रतिभा नहीं रखता था, लेकिन वांग वंश के युवा स्वामी होने के नाते उसे साधना संसाधनों की कभी कमी नहीं हुई। धन दौलत से भी वह एक सम्मानजनक स्तर की शक्ति प्राप्त कर सकता था। हालांकि सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। हालांकि वह चेहरे पर चोट लगने से बच गया, फिर भी खाना उसके ऊपर छिटक गया, जिससे उसकी हालत काफी खराब हो गई। बेहद हास्यास्पद, बिल्कुल बेतुका। वांग युवानलोंग का पूरा शरीर कांप रहा था। अमर निवास का प्रशासक ये सब देखता नहीं रह सका। उसने तुरंत अपने आदमियों को कार्रवाई का आदेश दिया। दुर्भाग्यवश उसके बलवान और जोशीले पहरेदारों को लाल बालों वाले उस आदमी के पास पहुंचने से पहले ही उसके अधीनस्थों ने बुरी तरह पीट दिया। लाल बालों वाले आदमी ने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। उसने बगल में रखी प्लेट से तरबूज के बीजों का एक गुच्छा उठाया, उन्हें अपने मुंह में डाला और फिर छिलके चारों ओर थूक दिए। यह मामला हम दोनों के बीच का है, तो तुम इसमें दूसरों को क्यों घसीट रहे हो? अगर तुम में काबिलियत है तो मुझसे ही मामला क्यों नहीं सुलझा लेते? वांग युवानलोंग का चेहरा बेहद भयावह था। हालांकि वह गुस्से से आग बबूला था, पर मूर्ख नहीं था। जिस तेजी से लाल बालों वाले आदमी ने उस पर थाली फेंकी थी और उसके अधीनस्थों की ताकत को देखते हुए सारे सबूत यही इशारा कर रहे थे कि ये अभिमानी लोग उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। निमंत्रण पत्र में केवल एक ही अतिथि को लाने की अनुमति थी, इसलिए उसके सभी अधीनस्थ बाहर ही रहे। अगर सच में लड़ाई शुरू हो जाती तो निश्चित रूप से हारने वाला वही होता। लेकिन अगर वह पीछे हट जाता तो ब्राइटन मून सिटी में वह अपनी प्रतिष्ठा को कैसे बरकरार रख पाता? उसके पास कोई इज्जत नहीं बचेगी। आज वेश्याओं की सभा का भी दिन था। अगर उसने क्यू होंगलेई की नजरों में खुद को शर्मिंदा किया तो वह तब तक रोएगा जब तक उसके आंसू खत्म न हो जाएं। जब वह इस मुश्किल स्थिति से निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक एक व्यंग्यपूर्ण आवाज सुनाई दी। ये भाई मुझे अपरिचित लग रहा है। मुझे लगता है कि तुम शहर में ज्यादा दिखाई नहीं देते हो। जुआन अचंभित रह गई। क्या चू युचेंग अपनी भालू जैसी लड़की के साथ मजे में व्यस्त नहीं था? वह अचानक आगे क्यों बढ़ रहा है? ये तो बिल्कुल उसके स्वभाव के विपरीत है। उनकी उलझन को भांपते हुए चू होंगकाई ने समझाया, हमारा चू वंश नमक के व्यापार में है और सीमावर्ती बस्तियों के साथ व्यापार करने के लिए हमें वांग वंश के अनाज के बदले अपना कुछ नमक देना पड़ता है। तीसरा भाई युचेंग वांग वंश के साथ मिलकर काम करता है और वांग युवानलों के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। बोलते बोलते वह उठ खड़ा हुआ। वह स्पष्ट रूप से नहीं चाहता था कि वह लाल बालों वाला आदमी चू युचेंग के लिए मुश्किलें खड़ी करे। जुआन ने सिर हिलाया। मैडम को चुकुल में चल रही घटनाओं की गहराई से जांच करनी चाहिए। मुख्य शाखा और दूसरी और तीसरी शाखाओं के बीच संबंध तो नामात्र के हैं, लेकिन दूसरी और तीसरी शाखाओं ने तो मानो आपस में घनिष्ठ संबंध बना लिए हैं। भाई युचेंग। जब वांग युवानलोंग ने चू युचेंग को आगे बढ़ते देखा तो उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए। चू युचेंग को जवाब देने का समय भी नहीं मिला। लाल बालों वाले उस आदमी ने तुरंत आंखें घुमाई और कहा, यह मोटा सुअ कहां से आ गया? हमें तुम्हारे दखल की कोई जरूरत नहीं है। चू युचेंग की सांस अटक गई। वह आमतौर पर अपने शरीर की बनावट पर काफी गर्व करता था और इसे चरम प्रदर्शन का प्रतीक मानता था। फिर भी इस व्यक्ति ने उसके सामने ही उसे मोटा सुअर कहने की हिम्मत की थी। भला वह इसे कैसे नजरअंदाज कर सकता था? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। चू युचेंग गुस्से में दहाड़ते हुए लाल बालों वाले आदमी के चेहरे की ओर एक जोरदार मुक्का मारा। उसके माथा तुरंत उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़े और भीड़ ने तुरंत दहशत फैला दी। आखिरकार उन सख्त दिखने वाले गार्डों को तो इन मातहतों ने इतनी आसानी से पीट दिया था। सबको ऐसा लग रहा था मानो इस मोटे ताजे आदमी का भी काम तमाम हो गया हो। जुआन दौड़कर चू होंगकाई के पास पहुंचा। उसने घबराकर पूछा, तुम उसकी मदद नहीं करोगे? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, चू होंगकाई ने शांत और आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा। उसकी तलवार अभी भी उसके हाथों में थी। इन शब्दों के आदान प्रदान में जितना समय लगा, उतने ही समय में चू युचेंग एक जंगली सुअर की तरह टूट पड़ा और अपने विरोधियों को इधर उधर बिखेर दिया। दिलचस्प, लाल बालों वाले व्यक्ति ने हैरानी जताई। लगभग लापरवाही से उसने जिस कुर्सी पर वह पैर रख रहा था उसे एक झटके से धक्का दिया और वह कुर्सी पूरी तरह से चू युचेंग के पागलपन भरे हमले की दिशा में फिसल गई, जिससे वह लड़खड़ाकर गिर गया। लाल बालों वाले आदमी ने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए कहा, अगर आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल करना नहीं आता तो इतनी ताकत होने का क्या फायदा? मोटा सुअर हमेशा मोटा सुअर ही रहेगा। चू युचेंग की आंखें पूरी तरह से लाल हो गईं।
वह बेसुध होकर चीखता हुआ अपने उत्पीड़क की ओर दौड़ा। इस बार लाल बालों वाले व्यक्ति ने स्थिर रहने की हिम्मत नहीं की। अपने सामने रखी मेज से धक्का देकर वह आगे की ओर उछला। उसके दूसरे हाथ में मौजूद तलवार की म्यान चू युचेंग के चेहरे की ओर उड़ गई। सावधान! चू होंगकाई अब और स्थिर नहीं रह सका। उन संक्षिप्त हलचलों से ही वह समझ गया था कि इस व्यक्ति की साधना शक्ति उससे और चू युचेंग दोनों से कहीं अधिक है। तीसरे भाई युचेंग को निश्चित रूप से कोई परेशानी होने वाली है। उसने जल्दी से अपनी तलवार निकाली और लड़ाई में कूद पड़ा और उसे लाल बालों वाले आदमी पर चला दिया। जुआन वहीं जड़वत खड़ी रह गई, थोड़ा असमंजस में थी। क्या मुझे उनकी मदद करनी चाहिए? मैडम चू दूसरी और तीसरी शाखाओं के प्रति पहले से ही सतर्क दिख रही हैं, शायद वे उनसे छुटकारा पाने के लिए भी उत्सुक हों। लेकिन अभी अभी इन दोनों ने मेरी इतनी देखभाल की है, अगर मैं उनकी मदद न करूं तो मुझे ठीक नहीं लगेगा। एक शियाओली फेदाओ गु लॉन्ग द्वारा लिखित 5 बूजिया उपन्यासों की एक श्रृंखला है। पहले उपन्यास के नायक ली शुनहुआ को उनके विशिष्ट हथियार के कारण शियाओली फेदाओ छोटा ली उड़ता हुआ खंजर के नाम से जाना जाता है। जुआन संभवतः 1999 में विंसेंट चियाओ अभिनीत टीवी श्रृंखला लेजेंड ऑफ डैगर ली में उनके चरित्र के चित्रण का संदर्भ दे रहे हैं। अध्याय 243 मैं अपना नाम कभी नहीं छिपाऊंगा। लड़ाई तेजी से अपने चरम पर पहुंच गई। चू होंगकाई की तलवार एक सांप की तरह धोखे से निकली और सीधे लाल बालों वाले आदमी के महत्वपूर्ण अंगों की ओर बढ़ी। लाल बालों वाले उस व्यक्ति ने कोई जोखिम नहीं लिया और तुरंत कुछ फीट एक तरफ हट गया। चू युचेंग ने इस मौके का फायदा उठाकर गुंडे के तलवार के वार से खुद को बचा लिया, लेकिन वह अपनी ओर आते हुए लात से बचने में नाकाम रहा। उसके प्रतिद्वंदी की लात उसे लगी और उसका शरीर एक विशाल मांस के गोले की तरह जमीन पर लुढ़कता हुआ एक खंभे से जा टकराया। इस जोरदार टक्कर से पूरा महल थरथरा उठा। तुम कमीने! सबके सामने, और खासकर उस भालू जैसी लड़की के सामने जिससे उसकी थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी, उसकी बेइज्जती हुई थी। चू युचेंग की बची खुची इज्जत क्या थी? उसकी आंखें और भी लाल हो गईं और वह चीखते हुए फिर से उस पर टूट पड़ा। उसकी रक्षात्मक क्षमता देखकर दर्शक प्रशंसा से आहें भरने लगे। इस मोटे ताजे व्यक्ति को इतनी जोरदार टक्कर लगी थी, फिर भी वह बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था। जुआन ने एक दर्शक की शांत दृष्टि से सब कुछ देखा। वह मोटे तौर पर यह अनुमान लगा सकता था कि साधना के मामले में चू युचेंग और चू होंगकाई दोनों चौथे दर्जे के शिखर पर थे। हालांकि उनकी शैली बिल्कुल अलग थी। पहले वाले की रक्षा तो मजबूत थी लेकिन आक्रमण कमजोर, जबकि दूसरे वाले का आक्रमण तो मजबूत था लेकिन रक्षा कमजोर। अगर कभी उन दोनों के बीच लड़ाई हुई तो चू होंगकाई को चू युचेंग को एक ही बार में मार गिराना होगा। लड़ाई जितनी लंबी खींचेगी उसके लिए उतना ही नुकसानदायक होगा। जुआन ने आह भरी। किनवानरू ने पहले जो कहा था उससे स्पष्ट था कि चू वंश की मुख्य शाखा का दूसरी और तीसरी शाखाओं के साथ संबंध तनावपूर्ण था और वे हमेशा उनसे सतर्क रहते थे। लेकिन जब उसने चू युचेंग और चू होंगकाई को इस तरह एक साथ लड़ते देखा तो उसे पता चल गया कि वे बेहद करीबी दोस्त हैं। मुझे सच में आश्चर्य होता है कि क्या इसका कारण किनवानरू का एक असफल व्यक्तित्व है या कुछ ऐसा ही। आत्मचिंतन बहुत जरूरी है। और ये लाल बालों वाला लड़का कहाँ से आया? इसे तो इन दोनों भाइयों का सामना करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। लगता है इसकी साधना शक्ति इन दोनों से कहीं ज्यादा है। क्या वह 5वें रैंक का है या 6ठे रैंक का? जुआन यह नहीं बता सका। उस लाल बालों वाले व्यक्ति ने किसी भी तात्विक शक्ति का प्रयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी शारीरिक शक्ति, गति और युद्ध के अनुभव पर भरोसा किया, जो उसके सामने की स्थिति से आसानी से निपटने के लिए पर्याप्त प्रतीत होता था। वांग युवानलोंग ने आखिरकार खुद को संभाला। उसने एक तह वाला पंखा निकाला और लड़ाई में शामिल होने के लिए दौड़ पड़ा। भाई युचेंग, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। दुर्भाग्यवश उसकी साधना का स्तर चुकुल के भाइयों से भी कहीं कमतर था, जिसका अर्थ था कि उसके और लाल बालों वाले व्यक्ति के बीच खगोलीय अंतर था। वह भला क्या कर सकता था? एक दर्दनाक चीख सुनाई दी और जैसे ही वह अंदर घुसने की कोशिश करने लगा, उसे लात मारकर दूर कर दिया गया। उसके पास चू युचेंग जैसी शक्तिशाली रक्षात्मक चर्बी नहीं थी। लात और उसके बाद गिरने से उसके आंतरिक अंग भी अस्त व्यस्त हो गए थे। वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़ा था, उठने में असमर्थ था। हवा में एक तीखी आवाज गूंजी। लाल बालों वाले उस आदमी को आखिरकार मौका मिल गया था। उसकी तलवार की म्यान चू होंगकाई की बांह पर जा लगी। चू होंगकाई को तुरंत ही उस जगह पर तीव्र दर्द महसूस हुआ जहां उसे चोट लगी थी और वह लगभग अपनी तलवार पर से अपनी पकड़ खो बैठा। हालांकि वह किसी तरह अपने हथियार पर पकड़ बनाए रखने में कामयाब रहा, लेकिन उसके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो गया। उसने जल्दी से अपनी सांसों को सामान्य किया, लेकिन लड़ाई जारी रखने में उसे कुछ समय लगेगा। चू युचेंग को समझ आ गया था कि क्या हुआ है। उसने चू होंगकाई को कुछ समय दिलाने के लिए अपने दूसरे भाई और लाल बालों वाले आदमी के बीच हस्तक्षेप किया। लाल बालों वाले उस आदमी ने चू युचेंग पर कई बार प्रहार किया। अगर वह किसी आम आदमी से लड़ रहा होता तो इन प्रहारों से हड्डियां टूट जाती और शायद गंभीर आंतरिक चोटें भी लग जाती। लेकिन उसके सामने खड़ा यह मोटा ताजा आदमी बिल्कुल स्वस्थ लग रहा था। कुछ और वार करने के बाद उसका धैर्य टूट गया। उसने अपनी तलवार निकाली। मोटे, देखते हैं तेरा शरीर मेरी तलवार के कुछ वार झेल पाता है या नहीं। चू युचेंग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। अगर वे अपने प्रतिद्वंदी को तब भी नहीं हरा सके जब उसने हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था, तो अब जब उसने तलवार निकाल ली है तो वे क्या करेंगे? उसका शरीर चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, आखिर वह मांस और खून से बना था। भला वह किसी माहिर के वार को कैसे झेल सकता था? हालांकि धनुष की डोरी पर लगे तीर को चलाना ही था। चूंकि उसने अपना रास्ता खुद चुना था, इसलिए वह केवल खुद को तैयार कर सकता था, इस उम्मीद में कि चू होंगकाई के ठीक होने तक वह कम से कम कुछ हमलों से बच सके। दुर्भाग्यवश अब जब वह तलवार का इस्तेमाल कर रहा था तो लाल बालों वाले उस व्यक्ति की ताकत कई गुना बढ़ गई थी। उसकी आकृति देखते ही देखते ठंडी रोशनी की परतों में छिप गई। जुआन जानता था कि उसे अब हस्तक्षेप करना होगा, इससे पहले कि चू युचेंग के शरीर से चर्बी की एक परत काट दी जाए। उसने चारों ओर देखा। एक चायदानी उठाकर उसने उसे लाल बालों वाले आदमी के सिर की ओर फेंक दिया। कालकोठरी में झेली गई यातनाओं और आदिम उत्पत्ति सूत्र के रूपांतरण के बाद उसकी ताकत और गति दोनों ही लगभग 5वें स्तर पर थी। इसके अलावा उसने पीछे से अचानक घात लगाकर हमला करके अपने हमले का समय भी अच्छी तरह से निर्धारित किया था। जब तक लाल बालों वाले व्यक्ति को खतरे का एहसास हुआ, तब तक बचने में बहुत देर हो चुकी थी। तारांकन पियांग, तारांकन, एक तीखी, स्पष्ट आवाज गूंजी। चायदानी चकनाचूर हो गई। बहुत गर्म चाय से उसका पूरा शरीर भीग गया था।
हालांकि जुआन के पास खुश होने का समय नहीं था। लाल बालों वाले उस बदमाश को देखते ही उसकी आंखें गंभीर हो गईं। उसके शरीर के चारों ओर प्रकाश की एक पारदर्शी परत झिलमिला रही थी और उसकी सतह पर बहती चाय उस अवरोध को विशेष रूप से स्पष्ट कर रही थी। दूसरी मंजिल से खतरे की कई आवाजें आईं, जिन्हें तुरंत दबा दिया गया। मुख्य हॉल में भी स्पष्ट रूप से कुछ जानकार लोग मौजूद थे। किसी ने चिल्लाकर कहा, छठा स्थान। शुरू में देखने वालों ने सोचा था कि यह गुंडा कोई देहाती है जो रास्ता भटक गया है, और वे मनोरंजन के लिए ये सब होते हुए देखकर संतुष्ट थे। लेकिन अब जब उन्हें पता चला कि वह छठे रैंक का है, तो उनके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। ब्राइटन मून शहर में छठे दर्जे के साधक को पहले से ही शीर्ष स्तर का विशेषज्ञ माना जाता है। अकादमी में कई शिक्षक भी छठे दर्जे के थे। लाल बालों वाले व्यक्ति ने पीछे मुड़कर जुआन को गुस्से भरी निगाहों से घूरते हुए कहा, पीछे से हमला करना किसी सम्माननीय व्यक्ति का काम नहीं होता। जुआन ठहाके लगाकर हंसी। तो निमंत्रण पत्र चुराना सम्माननीय कार्य है। मैं अपने शुभचिंतकों और शत्रुओं में स्पष्ट रूप से अंतर करती हूँ। मुझे एक नायक दिखाओ और मैं उसके साथ नायक जैसा व्यवहार करूंगी। लेकिन तुम्हारे जैसे नीच और घृणित व्यक्ति के सामने मेरे पास कुछ घृणित तरीकों का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हा 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 हा। तुरंत हंसी का माहौल छा गया और वेईसुओ सबसे ज्यादा उत्साहित था, जो जोश से जुआन का हौसला बढ़ा रहा था। वेई होंगे को उसे कई बार वापस उसकी सीट पर धकेलना पड़ा ताकि वह बेवजह ध्यान आकर्षित न करे। तुम कौन हो? लाल बालों वाले उस व्यक्ति का चेहरा गहरे काले बादलों जैसा था, लेकिन उसने लापरवाही नहीं बरती। इस व्यक्ति ने असाधारण ताकत से चायदानी को अपने साथ फेंका था, जो एक आम इंसान की क्षमता से परे थी। सतर्क रहना अब भी सबसे जरूरी था। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, अपना नाम कभी नहीं छिपाऊंगा। मेरा उपनाम जी है और मेरा दिया हुआ नाम शियू है। जुआन ने गर्व से अपनी छाती थपथपाई, उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी। हॉल में मौजूद सभी लोग अविश्वास से अचंभित रह गए। क्या आपको उस मुहावरे का अर्थ नहीं पता? यहाँ तक कि चू युचिंग और उसके आसपास के अन्य लोगों ने भी उसे संदेह भरी नजरों से देखा। पफ। जी शियू को तुरंत चाय का घूंट अटक गया। क्या बकवास है? क्या मैंने अपना नाम सुना? जिया दाओयुन ने अपने भाई को सिर हिलाकर सहमति दी और अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश की। नीचे खड़ा वह आदमी वाकई आश्चर्यों से भरा हुआ था। लेकिन जब उसने सोचा कि उसका छोटा भाई इतना निर्लज हो सकता है, तो उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। अगर ऐसा कभी हुआ तो शायद उसके लिए अपनी जान लेना ही बेहतर होगा। अगले कमरे में पेई म्यांमार ने अपनी ठुड्डी हाथ पर टिकाए और नीचे के दृश्य को देखते हुए गंभीर भाव से कहा, इस बेशर्म बदमाश से यही उम्मीद थी। मुझे सच में नहीं पता कि उस कठोर स्वभाव वाली चुयान को उससे लगाव कैसे हो गया। तीसरी मंजिल के कमरे में बैठी खूबसूरत महिला खिड़की के पास बैठकर नीचे हो रहे हंगामे को देख रही थी। जब उसने जुआन की बातें सुनी तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। क्या यह आदमी कुछ ज्यादा ही बेशर्म नहीं है? उसके बगल में खड़ा आदमी अपनी नाक फुलाकर उसकी खुशबू को लालच से सूंघ रहा था। उसके हाथ अनजाने में कई बार उसकी मोहक कमर की ओर बढ़े, लेकिन उसने उन्हें छूने की हिम्मत नहीं की। ऐसे बेशर्म आदमी को इतना महत्वपूर्ण मिशन कैसे सौंपा जा सकता है? छोटी बहन, अभी भी तुम्हारा मन बदलने का समय है। दरअसल ये तो बिल्कुल उल्टा है। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सिर्फ ऐसा बेशर्म इंसान ही हमारी योजना को अंजाम दे सकता है। हाँ, मुझे उसमें दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। हालांकि वह जानता था कि उसके शब्दों में कोई रोमांटिक संकेत नहीं थे, लेकिन उस खूबसूरत महिला को किसी दूसरे पुरुष में रुचि व्यक्त करते हुए सुनना ही उसे ईर्ष्या से पागल करने के लिए काफी था। हालात बेकाबू होने से पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। खूबसूरत महिला मुड़ी, उसकी आंखें रत्नों की तरह चमक रही थीं। उसने बगल में खड़े आदमी से नजरें मिलाईं। बड़े भाई, मुझे कपड़े बदलने होंगे। वह आदमी तुरंत उठ खड़ा हुआ। मैं अभी चलता हूँ। उसके कपड़े बदलने का ख्याल ही उसके अंदर उत्तेजना जगाने के लिए काफी था। महिला ने उसे बाहर तक छोड़ा। दरवाजा बंद करने से ठीक पहले वह एक पल के लिए रुकी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, बड़े भाई को झांकने की इजाजत नहीं है। उस आदमी का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह घबराए हुए स्वर में हकलाते हुए बोला, ये बुजुर्ग व्यक्ति तो बिल्कुल भी उस तरह का इंसान नहीं है। इसे साबित करने के लिए वह मुड़ा और गलियारे में बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए तेजी से सीढ़ियों में गायब हो गया। धन्यवाद सीनियर। उसने दरवाजा बंद कर दिया और उसके चेहरे की खूबसूरत मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसकी आंखों में थोड़ी सी शीतलता झलक उठी। उसके वरिष्ठ के पहले के अस्पष्ट हाव भाव उसकी नजर से नहीं बच पाए थे। कम से कम वह इतना बड़ा बेवकूफ तो नहीं है। अल्पविराम। मुख्य हॉल में लाल बालों वाले व्यक्ति ने अपनी भौहें सिकोड़ी। आप शियू हैं? मैं और कौन हो सकता हूँ? जुआन ने गर्व से सीना फुलाते हुए कहा। ब्राइट मून शहर में चू कबीले के युवा स्वामी को छोड़कर सुंदरता के मामले में मुझसे कौन तुलना कर सकता है? अध्याय 244, अत्यधिक उत्तेजित होना। दूसरी मंजिल पर शियू का सुंदर चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। जिया दाओयुन अपना मुंह ढक रही थी और अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, साथ ही अपनी सीट पर आगे पीछे झूल रही थी। उसे खुद को संभालने में थोड़ा समय लगा। शियू, मैं हमेशा सोचती थी कि तुम दूसरी लड़कियों को लगातार उकसाकर हद से ज्यादा बेशर्म हो, लेकिन आज मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि बेशर्मी के मामले में तुम तो बस एक जूनियर हो। जिया शियू ने झुंझलाहट में कहा, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। मैं उससे ठीक से बात करने जा रही हूँ। अन्य मामलों में उससे कमतर होना मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन खूबसूरती के मामले में मैं उससे कैसे हार सकती हूँ? उसे कालकोठरी का दृश्य फिर से याद आया और यह स्पष्ट था कि एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें वह कभी बराबरी नहीं कर सकता था। वह अन्य क्षेत्रों में भी हार को कैसे सहन कर सकता था? तुम्हें कौन रोक रहा है? जी दाओयुन ने आंखें झपकाईं, उसके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी। तो जल्दी जाओ। हॉल में मौजूद हर कोई खुद तय कर लेगा कि तुम दोनों में से ज्यादा सुंदर कौन है। हारने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। नीचे उमड़ी भीड़ को देखते ही जी शियू का खूबसूरत चेहरा लाल हो उठा। बड़ी बहन, तुम बुरे उदाहरणों से सीख रही हो। जिया दाओयुन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे लोगों के साथ बहुत लंबे समय से रह रही हूँ? तुम्हारी सारी गंदगी मुझ पर लग रही है। जुआन और जी शियू को जानने वाले सभी लोग अवाक रह गए। आखिर इस शख्स को इतना आत्मविश्वास कहां से मिला? इतने सारे लोगों के सामने नगर स्वामी की जागीर के युवा मालिक होने का नाटक करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? तुम तो बस एक तुच्छ नासमझ दामाद हो, इसलिए खुद को इतना महान समझना बंद करो। केवल वेईसुओ ने ही उसे बड़ा सा थम्स अप दिया। इस विनम्र बॉस से यही उम्मीद थी।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने इतनी सारी असाधारण सुंदरियों का दिल जीत लिया है। तुम्हें कुछ नहीं पता, ये सब उसकी वजह से है। उसके बड़े भाई वेई होंगडे ने एक कर्कश आवाज के साथ अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसका चेहरा बेहद विकृत हो गया। धिक्कार है, मैं फिर से उसी के बारे में सोच रहा हूँ। किस लिए? क्योंकि वेई सुओ बहुत कमजोर था, इसलिए वह कालकोठरी में नहीं गया था। बाकी सभी जो अंदर गए थे, उन्होंने चुपचाप घटनाओं को पूरी तरह से गोपनीय रखने पर सहमति जताई थी, इसलिए उसके जैसे जानकार गपशप करने वाले को भी कुछ पता नहीं था। कुछ नहीं, इसके बारे में मत पूछो, वेई होंगडे ने झुंझलाते हुए कहा और अपना ध्यान वापस उस दृश्य पर केंद्रित कर लिया। अल्पविराम। चू यूचेंग और बाकी लोग लाल बालों वाले उस आदमी की असाधारण शक्ति से भलीभांति परिचित हो चुके थे। उन्होंने दोबारा उस पर बेपरवाही से हमला करने की हिम्मत नहीं की और जुआन के पास इकट्ठा हो गए। जुआन के बेफिक्र चेहरे को देखकर उनके मन में एक अजीब सी भावना उमड़ आई। क्या ये लड़का बहुत बेवकूफ था या उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ थी? उसे डर क्यों नहीं लग रहा था? आखिरकार उनकी नजर में इस व्यक्ति की ताकत उनकी अपनी ताकत से कहीं कम थी। सावधान रहो, वह छठे रैंक पर हो सकता है। वांग युवानलों को जुआन के रहस्यों के बारे में पता नहीं था। जुआन ने उनकी मदद की थी, इसलिए वह उसका बहुत आभारी था और उसे चेतावनी देना जरूरी समझा। उसे चिंता थी कि जुआन खतरे में पड़ सकता है क्योंकि वह स्थिति को सही ढंग से नहीं समझ रहा था। अप्रत्याशित रूप से जुआन ने उसकी चेतावनी को बेपरवाही से खारिज कर दिया। सिर्फ छठी रैंक? इससे पहले मैंने एक ग्रैंड मास्टर के साथ बराबरी का मुकाबला किया था। छठी रैंक वाले में ऐसी क्या खास बात है? झांग हान 9वें रैंक पर था और शीलेजी 8वें रैंक पर। इसके अलावा शीकुन द्वारा बुलाए गए भक्षक कुन का भी जिक्र करना जरूरी है। वह इन सभी से पहले लड़ चुका था। उन्हें महारानी की साधना के स्तर का ठीक ठीक पता नहीं था, लेकिन उनका अनुमान था कि वे कम से कम ग्रैंड मास्टर स्तर की होंगी। दोनों ने सैकड़ों प्रहार किए थे। हालांकि वे फेरे से बॉल ऑफ डिलाइट्स की बदौलत बच गए थे, फिर भी उन्होंने एक अत्यंत शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से लड़ने का अनुभव किया था। इसीलिए छठे दर्जे के साधक से उन्हें जरा भी डर नहीं लगता था। स्पष्टतः किसी और के विचार उससे सहमत नहीं थे। हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर वहां मौजूद सभी लोग जोरदार ठहाके लगाने लगे। क्या यह आदमी पागल हो गया है? एक ग्रैंड मास्टर से बराबरी का मुकाबला किया। वह खुद को क्या समझता है? मुझे लगता है कि ग्रैंड मास्टर की एक सांस भी उसे मार डालेगी। ग्रैंड मास्टर की तो बात ही छोड़ो, उसने शायद अपने पूरे जीवन में 9वें दर्जे के साधक से कभी मुलाकात भी नहीं की होगी। अल्पविराम। उसके चारों ओर से उपहास और उपहास का माहौल छा गया। ये स्पष्ट था कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता था। दूसरी मंजिल पर जी दाओयुन की खूबसूरत भौहें गुस्से से सिकुड़ गईं। क्या कालकोठरी में तुम्हारा सामना किसी ग्रैंड मास्टर से हुआ था? जिया शियू ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन 9वें दर्जे से भी बड़ी कोई शक्ति भीतर प्रकट हुई है, इसलिए हो सकता है कि वह उसके संपर्क में आया हो। लेकिन एक ग्रैंड मास्टर, वह शायद झांसा दे रहा है। जू दाओयुन ने चिढ़कर कहा, मैं झूठ बोलने वाले पुरुषों से घृणा करती हूँ, और उनसे तो और भी ज्यादा जो इतने बेतुके और खुले झूठ बोलते हैं। वह न केवल बेईमान है, बल्कि उसमें अक्ल भी नहीं है। वह सचमुच एक निराशाजनक व्यक्ति है। जिया शियू ने जुआन के लिए एक पल मौन धारण किया। उसकी बहन एक सहज और सौम्य स्वभाव की थी और हमेशा दूसरों के साथ शालीनता और गरिमा से पेश आती थी। उसने पहले कभी उसे किसी को इतनी कड़ी फटकार लगाते नहीं देखा था। दूसरे कमरे में मौजूद पेई म्यांमार की राय उससे अलग थी। उन्होंने आश्चर्य से कहा, क्या इस व्यक्ति ने सचमुच पहले किसी ग्रैंड मास्टर का सामना किया है? आखिरकार उन दोनों के बीच पहले भी भयंकर लड़ाई हो चुकी थी। हालांकि उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी थी, अपनी मौलिक शक्ति का उपयोग करने के अलावा, फिर भी वह उसका सामना नहीं कर पाई थी। उस समय ऐसा लग रहा था कि उसने अभी अभी खेती करना शुरू किया है। उनकी ताकत का अंदाजा पारंपरिक तरीकों से नहीं लगाया जा सकता था, इसलिए उनके द्वारा उच्च पदस्थ लोगों के खिलाफ लड़ने की संभावना असंभव नहीं थी। हालांकि उसने फिर भी अपना सिर हिलाकर इस विचार को खारिज कर दिया। ग्रैंड मास्टर, ये तो सरासर बेतुका है। चूहोंकाई और जुआन के साथ खड़े अन्य लोग भीड़ की तीव्र निगाहों के नीचे फंस गए। वे सभी पूरी तरह से शर्मिंदा थे। अगर जुआन ने उनकी मदद न की होती तो वे शायद अब तक बहुत दूर भाग चुके होते। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रतिभाशाली युवा मास्टर शी इतने घमंडी होंगे। ग्रैंड मास्टर, हे, लाल बालों वाले व्यक्ति ने व्यंग्य किया। दूसरी मंजिल पर स्थित अपने कमरे में जिशियू ने जोर से अपने दांत पीसे। ये ठीक वैसा ही था जैसे किसी गिरे हुए व्यक्ति को लात मारी जाए। जुआन ने उसकी उपहास भरी मुस्कान का जवाब उतनी ही ठंडी हंसी से दिया। मैं अपना नाम कभी नहीं छिपाऊंगी। मैंने आप सभी को अपना प्रतिष्ठित नाम बता दिया है। क्या यह उचित नहीं है कि आप भी अपना नाम बता दें? उस लाल बालों वाले आदमी ने गर्व से कहा, मैं जुआन चेंग हूं। जुआन ने जवाब दिया, मैंने आपके बारे में कभी नहीं सुना। उसने अपने आसपास के साथियों पर एक सरसरी नजर डाली। चू यूचेंग, चू हुंकाई और यहां तक कि वांग युवानलोंग ने भी सिर हिलाया। उन्होंने भी इस व्यक्ति के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। आज रात के बाद मेरा महान नाम ब्राइटन मून सिटी में गूंजेगा। चलिए, शुरुआत आपसे करते हैं। लाल बालों वाला आदमी क्रोधित नहीं लग रहा था। उसने जुआन को सीधे घूरते हुए कहा, चून कि तुम एक ग्रैंड मास्टर का सामना करने का दावा करते हो, तो क्या तुम मुझसे 3 प्रहार सहने की हिम्मत रखते हो? जुआन ने उसे व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और आराम से जवाब दिया, मुझे याद है किसी ने कहा था कि अगर उसे चू वंश की युवती या इस मामूली शिशु का सामना करना पड़ता तो वह हिचकिचाता। क्या अब तुम डर रहे हो? क्या तुम जानबूझकर मुझे ये 3 मौके वाला समझौता दे रहे हो ताकि तुम्हें बचने का रास्ता मिल जाए? आखिर हम सब जानते हैं कि तुम न तो मुझे और न ही मेरे पिता नगर स्वामी को नाराज कर सकते हो। लाल बालों वाला आदमी गुस्से से भड़क उठा। तेरी माँ कुत्ते का मल खा सकती है। ऊपर से एक तेज आवाज आई, मानो किसी ने चाय का कप तोड़ दिया हो। जिया दाओयुन का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को गाली देने की? दूसरी ओर जी शियू ने आंखें घुमाई। बहन, क्या तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही हो? मैं यही हूँ, नीचे वाली जुआन है। बिल्कुल, मुझे पता है। जी दाओयुन ने अनिच्छा से स्वीकार किया कि उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी ज्यादा हो गई थी। फिर भी उसने जिद करते हुए कहा, पर उस आदमी को पता नहीं है। उसे लगता है कि वह जी शियू से बात कर रहा है और फिर भी उसने उसकी माँ को गाली दी। क्या ये हमारी माँ का अपमान करने जैसा नहीं है? जिया शियू पूरी तरह से हैरान रह गई।
क्या वाकई यह इसी तरह काम करता है? इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं कि जब उसकी प्रेमिकाएं नाराज हो जाती थी तो वह इसे कभी समझ नहीं पाता था। जुआन ने देखा कि कुछ लोग गुस्से में हैं और उसका चेहरा गंभीर हो गया। आपने चेन जुबान को ट्रोल करके 444 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। चेन हुआन, उसका दिमाग तुरंत हिल गया। चेन जुबान, जुबान चेंग। जुबान चेंग, चेन जुबान का उपनाम होना चाहिए। उसे याद आया कि चू चुयान ने उसे एक बड़े डाकू चेन जुबान के बारे में चेतावनी दी थी, जो ब्राइटन मून शहर के बाहर सक्रिय था और व्यापार मार्गों पर चलने वाले व्यापारी कारवां को लूटता था। चू कबीले के कारवां को उसके गिरोह ने कई बार लूटा था। उनकी उच्च स्तरीय साधना और मायावी स्वभाव के कारण वे उन्हें कभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाए थे। यह आदमी अचानक इतना बेखौफ क्यों हो गया है, शहर में घुसने की हिम्मत भी कर रहा है, और यहाँ कोई इसे पहचान क्यों नहीं रहा? इसके लाल बाल तो बहुत ही आकर्षक हैं। जुआन एक पल के लिए असमंजस में पड़ गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। इस आदमी के बारे में अफवाह है कि वह बेहद क्रूर है, इसलिए उसने अपने सभी देखने वालों को चुप करा दिया होगा। इसी वजह से कोई भी उसकी शक्ल नहीं पहचानता, और यही कारण है कि वह शहर में इतनी बेशर्मी से घूमता है। तुमने मुझे क्रोधित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। नगर स्वामी शी के प्रति सम्मान के कारण मैं तुम्हें जीवित छोड़ना चाहता था, लेकिन चूंकि तुम्हें अपने जीवन की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, इसलिए मेरी अभद्रता के लिए मुझे दोष मत देना। चेन जुबान हमेशा से ही उग्र और घमंडी था, और एक बार किसी को मारने का फैसला कर लेने पर जरा भी नहीं हिचकिचाता था। शहर में आने के बाद से ही उसके साथ कई परेशान करने वाली घटनाएं घट चुकी थीं, और अब यह आदमी उसे उकसाने की हिम्मत भी कर रहा था। उसका सब्र टूट चुका था। क्या फर्क पड़ता है कि वह नगर स्वामी की जागीर का छोटा मालिक था? उसे इस समय जरा भी परवाह नहीं थी। आज अचानक यहाँ इतनी चहल पहल क्यों है? एक कोमल और मधुर आवाज ने तनाव को चीर दिया। यह आवाज इतनी सुंदर थी कि कठोरतम हृदय को भी पिघला सकती थी। ये लेडी क्यू हैं, लेडी क्यू। अल्पविराम। अमर निवास में सभी लोग जय जयकार करने लगे। उन्होंने तुरंत अपना ध्यान दूसरी मंजिल की ओर मोड़ लिया और उन दो असभ्य पुरुषों के बीच चल रही लड़ाई में उनकी रुचि पूरी तरह से समाप्त हो गई। पहले तो सतर्क रहने वाला चूहोंकाई भी पीछे मुड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखें पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गईं। लाल बालों वाला वह आदमी जो कुछ ही क्षण पहले जानलेवा धमकियां दे रहा था, उसने भी दूसरी मंजिल की ओर देखा। वह खुद देखना चाहता था कि यह मधुर आवाज किस खूबसूरत लड़की की है। अध्याय 245, एक दिल दहला देने वाली कहानी। दूसरी मंजिल के दरवाजे खुले। एक प्यारी, सुंदर और आकर्षक आकृति धीरे धीरे बाहर निकली और मोतियों के पर्दों के ठीक पीछे रुक गई। भले ही उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, फिर भी उसकी असाधारण रूप से सुंदर विशेषताएं धुंधली सी दिखाई दे रही थीं, जो उसे देखने वाले सभी लोगों की अंतहीन कल्पनाओं को जगाने के लिए पर्याप्त थीं। मुख्य हॉल में एक अजीब सी शांति छा गई। ऐसे प्रतिष्ठानों में नियमित रूप से आने जाने वाले लोगों को स्वाभाविक रूप से कई खूबसूरत महिलाएं देखने को मिलती थीं। हालांकि उनके सामने खड़ी यह महिला बिल्कुल अलग थी। उसकी सरल लेकिन आकर्षक भौहों के नीचे एक जोड़ी निर्मल लेकिन रहस्यमयी आंखें थीं। जो भी उन्हें देखता, उसके मन में उन आंखों को संजोने और उनकी रक्षा करने की तीव्र इच्छा जागृत होती। उसके कोमल और सुंदर होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वे सुबह की ओस की तरह चमक रहे थे, एक अनोखा आकर्षण बिखेर रहे थे जिससे किसी के भी होंठ सूख जाते थे। जैसे ही उसकी कोमल दृष्टि उन सभी पर पड़ी, उनमें से प्रत्येक को अद्वितीय और विशेष होने का एहसास हुआ, मानो उसका स्नेह केवल उन्हीं के लिए आरक्षित हो। ये विचार अमलोक में रहने वाले हर व्यक्ति के मन में छा गए, वृद्ध बुजुर्गों से लेकर नवयुवकों तक, और उनकी सामूहिक सांसें तेज होने लगीं। घटक। अमर निवास में हर जगह से लार निगलने की आवाजें आ रही थीं, और किसी को भी यकीन नहीं था कि इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की थी। जिन लोगों को आमंत्रित किया गया था, वे सभी ब्राइटन मून शहर के सम्मानित व्यक्ति थे। इस तरह के शर्मनाक कृत्य को देखकर उनके चेहरे स्वाभाविक रूप से लाल हो गए, लेकिन किसी को भी यह अनुचित नहीं लगा। इसके विपरीत, ऐसी असाधारण सुंदरता को साक्षात देखने पर यह एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। क्या गजब का आकर्षण है! दूसरी मंजिल पर स्थित अपने निजी कमरे से, जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था, पेई म्यानमार ने चुपचाप अपनी जीभ चिटकाई। खुद एक महिला होने के नाते वह इस क्षेत्र में भी निपुण थी, इसलिए वह ज्यादा प्रभावित नहीं हुई। वहां मौजूद सभी पुरुषों के भावों को देखकर वह व्यंग्य से बोली, गंदे लंपटों के समूह से ज्यादा कुछ नहीं। उसके मन में एक विचार आया और उसने अपनी नजर एक खास दिशा में घुमाई। हैरानी की बात यह थी कि जुआन की आंखें अभी भी साफ थीं। जाहिर है, वह दूसरों की तरह शर्मिंदा नहीं था। कम से कम इस इंसान में अभी भी कुछ अच्छाई बाकी है। पेई म्यानमार के होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़े और एक ऐसी मनमोहक मुस्कान में तब्दील हो गए कि फूलों से भरा खेत भी उसके सामने फीका पड़ जाता। बस अफसोस की बात यह थी कि इसे कोई देख नहीं सकता था। अगर उसे जरा भी अंदाजा होता कि इस समय जुआन के मन में क्या चल रहा है, तो शायद वह इतनी जल्दी उसकी तारीफ न करती। जुआन एक बिल्कुल अलग दुनिया से आया था। वह टीवी पर महिला हस्तियों को देखने का आदी था और टिकटॉक पर अनगिनत सुंदरियों के अपडेट्स देखता रहता था। इसके अलावा एक 2D दुनिया भी थी, जो ऐसी खूबसूरत महिलाओं से भरी थी जिनका असल में कोई अस्तित्व नहीं था। इस सब के संपर्क में आने के बाद सुंदरता के बारे में उसकी धारणा स्वाभाविक रूप से इस दुनिया के पुरुषों से कहीं अधिक उन्नत थी। इसके अलावा उसकी पत्नी ब्राइटन मून शहर की सबसे खूबसूरत महिला थी। भले ही ये क्यू होंगलेई सुंदर थी, लेकिन किसी भी तरह से वह उससे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती थी। वहां महारानी बहन, खूबसूरत प्रधानाचार्य शांग लियू और कई अन्य महिलाएं भी थीं। उनमें से कोई भी उसके लिए उपयुक्त थी और वह पहले से ही उन सभी के करीब था। वह असाधारण सुंदरियों को छोड़कर बाकी सभी के प्रति उदासीन हो चुका था। इस महिला के हाव भाव और मोहकता ने उसे अवचेतन रूप से पेई म्यानमार की याद दिला दी। वास्तव में उन दोनों में कुछ समानताएं थीं, जिनमें से एक अधिक चुलबुली थी, जबकि दूसरी की मोहकता में मासूमियत की झलक थी। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि पेई म्यानमार की छाती उसकी तुलना में कहीं अधिक विकसित थी। जुआन ने क्यू होंगलेई की छाती को ध्यान से देखा। हालांकि वह शानदार थी, फिर भी उसमें कुछ कमी थी। अगर पेई म्यानमार को पता होता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो वह हंसने और उसके चेहरे पर एक घूंसा मारने के बीच दुविधा में पड़ जाती। देखने में तो क्यू होंगलेई सबको देखती हुई लग रही थी, लेकिन असल में उसका आधा ध्यान जुआन पर था। जब उसने देखा कि उसके चेहरे के भाव कितनी जल्दी बदल गए, तो वह आश्चर्यचकित रह गई। आखिरकार उसे अपने आकर्षण पर जबरदस्त भरोसा था। बस बाकी लोगों की प्रतिक्रियाएं देख लीजिए। जैसा कि उम्मीद थी, यह आदमी अलग है।
उसने खुद को याद दिलाया कि भविष्य में उससे व्यवहार करते समय उसे अधिक सावधान रहना होगा। वह कोई और नहीं बल्कि वही महिला थी जो अपने वरिष्ठ के साथ अपने निजी कमरे से जुआन को देख रही थी। कपड़े बदलने के बाद उसने भीड़ को शांत करने और उनका ध्यान भटकाने के लिए बाहर आने का फैसला किया ताकि होने वाले जानलेवा संघर्ष को टाला जा सके। जब वह जुआन की एक नेक और सज्जन व्यक्ति होने की प्रशंसा कर ही रही थी, तभी अचानक उसने देखा कि उसकी निगाहें उसकी छाती पर ललचाई हुई हैं। यह आदमी सचमुच, वह क्षण भर के लिए अवाक रह गई। उसने अभी एक क्षण पहले ही उसकी प्रशंसा की थी और फिर भी पल भर में ही उसे ऐसा करने का पछतावा हुआ। उन पर टिकी तमाम भावुक निगाहों के बावजूद वह शांत और संयमित रहने में सक्षम थी। उसका दिल एक पल के लिए भी नहीं धड़का। फिर भी न जाने क्यों उस आदमी की निगाहें मानो उसे भेद रही थीं, जिससे उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने कोई कपड़े ही न पहने हों। उसने अचेतन रूप से अपने कपड़ों को अपने शरीर पर और कसकर लपेट लिया। उसने मोहक अदाओं में महारत हासिल कर ली थी और इस तरह की अनजाने में की गई हरकत भी पुरुषों के दिलों को छू लेती थी, जिससे उसके आकर्षक शरीर की मोहक सुंदरता और भी निखर जाती थी। उसकी हरकतें बाकी लोगों की निगाहों से नहीं बच सकीं। अमर निवास के चारों ओर से खतरे की चीखें गूंज उठीं। उन सभी में से वेई सुओ का प्रदर्शन सबसे निराशाजनक था। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। उसने शर्मिंदगी से चारों ओर देखा, फिर राहत की एक गहरी सांस ली जब उसे एहसास हुआ कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके बावजूद वह धीरे धीरे पीछे हटता गया और भीड़ से दूर हटते हुए अपने हाथों से अपनी पैंट के सामने वाले हिस्से को ढक लिया। उसका दिल शर्म और पछतावे से भारी हो गया था। इन दिनों उसे क्या हो गया था? उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसका शरीर इतना कमजोर हो जाएगा। उसने फैसला किया कि वह पूरक के रूप में 6 स्वाद वाली फॉक्सग्लो की गोलियां खरीदने के लिए स्थानीय फार्मेसी जाएगा। 1 बाकी लोगों के उत्साह के विपरीत जुआन में घोर तिरस्कार का भाव था। उन ऐतिहासिक नाटकों में कई महिलाएं अपना चेहरा घूंघट से ढकती हैं, लेकिन वे घूंघट इतने पतले होते हैं कि लगभग पारदर्शी लगते हैं। वे ऐसा क्यों करती हैं? किसने सोचा होगा कि उसके सामने खड़ी लड़की भी वही चाल चलेगी? उस घूंघट से कुछ भी नहीं ढका। क्या उसने इसे सिर्फ रहस्य और आकर्षण का स्पर्श जोड़ने के लिए पहना था? फिर तो आप अपने कपड़ों को थोड़ा और पारदर्शी ही बना लें। कियू होंगलेई की निगाहों से उसका तिरस्कारपूर्ण भाव नहीं बच पाया, जिसमें झुंझलाहट की एक झलक दिखाई दी। आपने कियू होंगलेई को ट्रोल करके 33 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जब जुआन ने गुस्से के अंक देखे तो वह दंग रह गई। आखिर हो क्या रहा था? मैंने उसे कैसे उकसा दिया? आखिर हम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। ऊपर से वह लोगों की भीड़ में दबी हुई थी। जहां वह खड़ी है वहां से भी उसे मुझे देखना मुश्किल होना चाहिए था, है ना? उसने असमंजस भरे भाव से ऊपर देखा, लेकिन कियू होंगलेई ने पहले ही अपनी नजरें हटा ली थीं। मैंने विनम्रतापूर्वक आप सभी के लिए एक गीत तैयार किया है। मुझे आशा है कि आप सभी मुझे अपनी बहुमूल्य राय देंगे। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए, जिससे एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। उसकी आवाज कोमल और मखमली थी, जिसमें सूक्ष्म भावों की झलक थी। वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों में एक ही भावना जागृत हुई। मेरी आत्मा सचमुच इस खूबसूरत महिला से जुड़ी हुई है। जिया दाओयुन भी प्रशंसा से आह भरे बिना नहीं रह सकी। मैंने हमेशा खुद को बहुत ऊंचा समझा है, लेकिन स्वभाव और आकर्षण के मामले में वह मुझसे कहीं बेहतर हैं। जिया शियू ने तुरंत उसे दिलासा देते हुए कहा, बड़ी बहन, तुम गलत सोच रही हो। तुम एक नगर स्वामी की गौरवशाली पुत्री हो और एक प्रसिद्ध प्रतिभावान हो। वह चाहे कितनी भी सुंदर और आकर्षक क्यों न हो, ये सब सस्ते वेश्यालय के हथकंडे हैं। वह तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकती है? वह न केवल प्रेम स्थलों पर जाने वाला व्यक्ति था, बल्कि एक ऐसा रंगीन मिजाज इंसान भी था जिसने अनगिनत महिलाओं का दिल तोड़ा था, और वह इन चालों को बहुत पहले ही समझ चुका था। इसलिए वह कियू होंगलेई के मोहक आकर्षण से भी बच निकलने में सक्षम था। जुआन के अलावा वह शायद अमर निवास में सबसे समझदार व्यक्ति था। जिया दाओयुन का कोमल, चीनी मिट्टी जैसा चेहरा लाल हो गया। तुम चिकनी जबान वाले, मीठी मीठी बातें करने वाले, तो ये हैं वे हुनर जो तुमने उन सभी लड़कियों को धोखा देकर सीखे हैं। इसीलिए उन सभी प्रतिष्ठित युवतियों को इतना कष्ट सहना पड़ा। जिया शियू ने तुरंत अपने साथ हुए अन्याय को जाहिर किया। बहन, मैं तो तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था। चुप रहो, वो खेलने की तैयारी कर रही है। जी दाओयुन ने चुप रहने का इशारा किया और फिर ध्यान से प्रदर्शन देखने के लिए बैठ गई। कला जगत में एक जानी मानी प्रतिभा होने के नाते सितार बजाने में उनकी कुशलता स्वाभाविक रूप से त्रुटिहीन थी। अब जब वह यहाँ अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में आने वाले एक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने आई थी, तो उनका व्यवहार अधिक गंभीर हो गया। उसकी क्षणिकहीनता की भावना पूरी तरह से गायब हो गई और उसकी जगह एक दमकती हुई आभा ने ले ली जो उसके गालों से लेकर पूरे चेहरे पर फैल गई। जिया शियू ने उसके कोमल चेहरे को देखा और गहरी आह भरी। सचमुच, वह बहुत सुंदर है। ये वाकई बहुत दुख की बात है, हद से ज्यादा दुख की बात है। हालांकि जी दाओयुन कियू होंगलेई के वीणा वादन कौशल का गंभीरता से मूल्यांकन कर रही थी, फिर भी वह अपने भाई के शब्दों से विचलित हो गई। अफसोस की क्या बात है? जिया शियू ने आंख मारी और धूर्त मुस्कान के साथ कहा, ये तो अफसोस की बात है कि तुम मेरी प्यारी बड़ी बहन हो, वरना मुझे दूसरी लड़कियों की तलाश करने की क्या जरूरत थी। ये कहते ही वह तुरंत उसकी पहुंच से दूर कूद गया। जाहिर है, जी दाओयुन शर्म और झुंझलाहट से भर उठी। तुम छोटे बदमाश, मेरी धज्जियां उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? वह उछलकर खड़ी हो गई और उसका पीछा करने लगी। जब उसने उसे पकड़ लिया तो उसने तुरंत उसका कान मरोड़ दिया। बहन, दया करो। जब जी शियू गिड़गिड़ा रही थी, तभी संगीत की एक मधुर लहर उन पर छा गई। कियू होंगलेई ने बजाना शुरू कर दिया था। सभी ने कान खड़े कर लिए और उस मधुर संगीत पर विशेष ध्यान देने लगे। आखिरकार ऐसी अफवाह थी कि कियू होंगले उस दिन किसी से व्यक्तिगत रूप से मिलने वाली थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह अपने अतिथि को चुनने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगी। इसीलिए कोई भी सुराग लीक नहीं करना चाहता था। हो सकता है कि संगीत समाप्त होने के बाद वह सभी से उनकी राय पूछें। जब भीड़ कियू होंगलेई के प्रेम में मग्न थी, तभी वेश्यालय की मालकिन हुआ वेंगमेन हॉल के एक कोने से बाहर निकली और चेन जुबान से बोली, आपके लिए निमंत्रण तैयार न करना हमारी बहुत बड़ी गलती थी। हमारे अमर निवास ने आप सभी के लिए विशेष भोज का आयोजन किया है। जब उन्हें पता चला कि वह छठे दर्जे के विशेषज्ञ हैं, तो अमर निवास ने चुपचाप उनके बारे में अपना विचार बदल दिया। आखिरकार यह एक ऐसी दुनिया थी जो ताकत को सर्वोपरि मानती थी। ब्राइटन मून शहर की सीमाओं के भीतर छठे रैंक पर मौजूद व्यक्ति को भी एक उच्च कोटि का विशेषज्ञ माना जा सकता था।
ऐसे विशेषज्ञ की चापलूसी करना और उससे अच्छे संबंध बनाए रखना उचित था। उनके आसपास मौजूद किसी को भी इस बात पर जरा भी हैरानी नहीं हुई। दरअसल ये तो स्वाभाविक ही था, दुनिया का यही नियम है। चेन जुआन ने भौहें चढ़ाईं। वह अब भी जुआन से अपना हिसाब बराबर करना चाहता था, लेकिन चूंकि क्यू होंगलेई ने वीणा बजाना शुरू कर दिया था, इसलिए और अधिक गड़बड़ी करने से यहाँ मौजूद सभी लोग क्रोधित हो सकते थे। इसके अलावा वह इस महान सुंदरी में भी रुचि रखता था और उसके वादन को ध्यान से सुनना चाहता था, ताकि पूछे जाने पर वह एक विचारपूर्ण राय बना सके। और अधिक परेशानी न खड़ी करने की इच्छा से उसने वेश्यालय के मालिक को सिर हिलाकर इशारा किया। अमर निवास के एक कर्मचारी के नेतृत्व में उन्हें हॉल के दूसरी ओर एक मेज पर ले जाया गया। हुआ वेंगमियन इतराते हुए जुआन और अन्य लोगों के पास गईं और वांग युवानलोंग और चू परिवार के भाइयों से बार बार माफी मांगी। उन्होंने उनके लिए खाने का नया इंतजाम किया और उन्हें आश्वासन दिया कि उस दिन का उनका सारा खर्चा प्रतिष्ठान द्वारा वहन किया जाएगा। इतने उदार व्यवहार के प्रस्ताव के सामने उनके पास आपत्ति करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसके अलावा उन्हें डर था कि कहीं वे क्यू होंगलेई के संगीत से वंचित न रह जाएं। चू होंगकाई पहले से ही संगीत में मग्न था, हर बारीकी को समझने की पूरी कोशिश कर रहा था। भला वह सिस्टर हुआ पर ध्यान कैसे दे पाता। जुआन ने आह भरी। ये सिस्टर हुआ वाकई एक जबरदस्त महिला थी। समय की उनकी समझ बेमिसाल थी। जब वे जानलेवा लड़ाई लड़ने ही वाले थे, तभी वह मानव धरती से गायब हो गई थी। लेकिन जैसे ही क्यू होंगलेई ने गुकिन बजाना शुरू किया, वह तुरंत मध्यस्थता करने के लिए प्रकट हो गई। एक बड़ा संकट बिना किसी हंगामे के शांतिपूर्वक टल गया। जुआन चुप रहा। आखिरकार यही तो जीवित रहने की समझदारी थी। इस बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। वह सिथर के संगीत में पूरी तरह से खो गया। उस संगीत में एक विशेष प्रकार की जादुई शक्ति थी। बोल न होने के बावजूद मधुर ध्वनियां मन में मार्मिक छवियों की एक श्रृंखला रचने में सक्षम थी। ठंडी हवा का एक झोंका गुजर रहा है। गिरते हुए फूल सुंदर और विविध प्रकार के होते हैं। एक आदमी झील के किनारे बने मंडप में अकेले बैठकर शराब पी रहा है, जैसे कोई अमर व्यक्ति स्वर्ग से निर्वासित हो गया हो। एक महिला का दिल धड़कने लगता है। हिम्मत जुटाकर वह आगे बढ़ती है। दोनों फूलों के सामने और चांद की रोशनी में एक दूसरे के सामने खड़े होकर प्रेमपूर्वक सम्मान व्यक्त करते हैं। एक दिन वह आदमी बिना विदाई लिए चला जाता है। वह महिला प्रतिदिन झील के किनारे इंतजार करती है, लेकिन फिर वह आदमी कभी वापस नहीं लौटा। कई वर्षों बाद वह व्यक्ति उस महिला की तलाश में आता है। उसका चेहरा हवा और पाले से ढका हुआ है। वह महिला कहीं नहीं मिल रही है, क्योंकि उनका निधन बहुत पहले हो चुका है। दिल टूट जाने और शोक में डूबे होने के कारण वह झील के किनारे बैठकर शराब पीकर अपने दुखों को भुलाने की कोशिश करता है। ये जानकारी केवल एक मछुआरे के मुंह से ही मिली। पहले यहाँ एक महिला अपने प्रेमी का इंतजार करती हुई बैठी करती थी। हालांकि वह उसके लौटने तक इंतजार नहीं कर पाए। एक दिन जब वह शराब का एक घड़ा पकड़े हुए थी, वह झील के किनारे बैठकर पानी पीती और रोती रही। जब लोगों ने उसे पाया, वह पहले ही डूब चुकी थी। किसी को नहीं पता था कि उसका संतुलन बिगड़ गया था या उसने खुद मरने का फैसला किया था। जब उसे इन सब बातों का पता चला तो वह व्यक्ति चुपचाप रोने लगा। अल्पविराम। जैसे ही शोकपूर्ण संगीत उन पर छा गया, आनंद की तलाश में आए सभी पुरुष रोने लगे। इसे 6 स्वादों वाली रहमानी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सामान्य प्रकार की पारंपरिक चीनी औषधि है जिसका उपयोग यीन की कमी या गर्मी के उपचार के लिए किया जाता है। अध्याय 246। मेरा आत्मीय साथी कहाँ है। दुनिया के दूसरे छोर पर पेई म्यानमान भावुक होकर एक लंबी कांपती हुई आह भरी। उस औरत के चंचल बाहरी रूप के पीछे असल में कितना कोमल हृदय है। भला कोई भी ऐसी इंसान को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहेगा। दूसरे निजी कमरे में ज़िदाओयुन चुपचाप अपनी आंखों के कोनों को पोंछ रही थी। मोतियों के पर्दों के पीछे उस सुंदर और आकर्षक आकृति को देखते हुए उसने भी गहरी आह भरी। अगर हम केवल वीणा बजाने की उसकी तकनीक की बात करें तो शायद मैं उससे थोड़ी बेहतर हूँ, लेकिन वादन में भावनाओं को पिरोने और संगीत से आत्मा को झकझोरने के मामले में मैं सचमुच उससे कहीं कमतर हूँ। जिया शियू ने अपनी बहन की प्रशंसा को दोहराते हुए कहा, मैंने पहले भी कई दरबारी महिलाओं को वीणा बजाते सुना है। पहले तो मैं हमेशा उनकी वादन शैली की सराहना करता था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि उनकी तुलना में तो बाकी महिलाएं उनके जूते उठाने के भी लायक नहीं हैं। उसने बड़ी सहजता से बातचीत का रुख अपनी बहन को सांत्वना देने की ओर मोड़ दिया। लेकिन बहन, तुम्हें इसके लिए खुद को कमतर नहीं समझना चाहिए। तुमने हमेशा एक शानदार जीवन जिया है। तुम एक सुखद और खुशहाल माहौल में पली बड़ी हो और तुम्हारे भावनात्मक अनुभव एक खाली पन्ने की तरह हैं, इसलिए इस मामले में किसी से कमतर महसूस करना बिल्कुल भी शर्मनाक नहीं है। प्रेम के मामले में उसने तुमसे कहीं अधिक अनुभव किया है। हालांकि वह ऊपर से अभी भी एक प्यारी और मासूम युवती लगती है, लेकिन उसका दिल निश्चित रूप से कई तकलीफों से भरा हुआ है। उनके लहजे में जरा भी तिरस्कार नहीं था, बल्कि प्रशंसा से भरा हुआ था। इतने गहरे घावों से गुजरी हुई कोई ही अपने वादन के माध्यम से इतनी भावनाएं व्यक्त कर सकती है। जिया दाओयुन ने अपने भाई को गौर से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना ज्ञानी होगा। पिताजी आमतौर पर उसे गैर जिम्मेदार होने के लिए कोसते रहते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आज उनकी कोसने की कोई जरूरत नहीं थी। गाना खत्म होते ही दर्शक हताशा से भर गए। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके चेहरे आंसुओं से भीग चुके थे। उत्कृष्ट। दर्शक दीर्घा में बैठे कई लोग तालियां बजाते और जयकारे लगाते हुए तुरंत खड़े हो गए। वे सब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे, मानो उन्हें डर हो कि अगर वे चुप रहे तो मंच पर विराजमान देवी उन्हें अनदेखा कर देंगी। क्यू होंगलेई भी खड़ी हो गईं। अपना वीणा वहीं छोड़कर वह शालीनता से रेलिंग की ओर बढ़ीं। जैसे ही वह पास पहुंची, 2 सुंदर लड़कियों ने मोतियों के पर्दे हटाकर उन्हें रास्ता दिया। एक ऐसा सुंदर चेहरा सबके सामने प्रकट हुआ जो मानो आकाश को भी पलट सकता था। उसने थोड़ा झुककर मुस्कुराते हुए कहा, यह विनम्र लड़की क्यू होंगलेई सबका अभिवादन करती है। अब जब वह रेलिंग के किनारे खड़ी थी, तभी सबने गौर किया कि उसकी भुजाएं बर्फीले रेशम की एक पतली परत से मुश्किल से ढकी हुई थीं। उसकी बर्फ जैसी सफेद जेड की तरह चिकनी भुजाएं मुश्किल से दिखाई दे रही थीं। यह महिला अपनी शारीरिक खूबियों का इस्तेमाल करने में वाकई माहिर है। पेई म्यानमान ने एक ही नजर में उसकी चालों को भांप लिया। अफसोस की बात थी कि नीचे खड़े पुरुष उसके जितने समझदार नहीं थे। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उनकी सांसें तुरंत तेज हो गईं और उनके मुंह सूख गए। काश वे क्यू होंगलेई को अपनी बाहों में खींच लेते, उसकी बर्फीली रेशमी पोशाक फाड़ देते और उसके खूबसूरत शरीर को नोच डालते।
दुर्भाग्यवश ये सब कल्पनाएं ही रह जाएंगी। पूरी दुनिया की निगाहों के सामने किसने जनता के गुस्से को भड़काने और इतना बर्बर कृत्य करने की हिम्मत की? जुआन ने उपहास किया। श्री लू जुन वास्तव में सही थे। मानव मन की संबंध स्थापित करने की क्षमता वास्तव में बहुत समृद्ध है। यह मात्र एक बांह देखकर नग्न शरीर की छवि बना सकता है। स्पष्ट है कि यह किसी भी दुनिया में एक ही तरह से काम करता है। चेन जुबान ने इसी क्षण खड़े होकर साहस और आत्मविश्वास के साथ कहा, महामहिम, मैं जुबान चेंग हूँ। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। उसने खून खराबे वाला जीवन जिया था, इसलिए वह दूसरों से कहीं अधिक साहसी था और उसमें संशय भी कम था। बोलते समय वह बिना किसी संकोच के उसका आकलन कर रहा था। ये चेहरा, ये छाती, ये कमर, ये कूल है। मैंने जितनी भी लड़कियों को पकड़ा है, उन सबको मिला भी दो तो भी वे तुम्हारे एक पैर की उंगली के बराबर नहीं होंगी। मुझे इस स्त्री को पाना ही होगा। वह दृढ़ विश्वास के साथ लगातार अपने मन में यही मंत्र दोहराता रहा। कियू हुंगली उसके उत्तेजक हाव भाव से अप्रभावित रही। वह पुरुषों की शिकारी निगाहों की आदी हो चुकी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने थोड़ा झुककर अभिवादन किया। आपसे मिलकर अच्छा लगा, श्रीमान जुबान। जुबान चेंग दिल खोलकर हंसा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो दिन भी आएगा जब मुझे सर कहा जाएगा। मैं तो आमतौर पर किसी को इस तरह से संबोधित करना पसंद नहीं करता। अगर कोई मुझे ऐसे संबोधित करे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं उनके सिर धड़ से अलग कर दूंगा। लेकिन जब लेडी कियू मुझे ऐसे संबोधित करती हैं तो मुझे बेहद उत्तेजना महसूस होती है। बाकी सभी लोग नाराज होकर उसे घूरने लगे। हालांकि इस नाजुक मौके पर उनमें से कोई भी उसे जरा भी तवज्जो नहीं दे सकता था। वे सभी कियू हुंगलेई से बातचीत शुरू करने और उसे प्रभावित करने की होड़ में लगे थे। मेरा नाम डू चुनफेंग है। मेरा परिवार फर का कारोबार करता है। लेडी कियू से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। यह विनम्र व्यक्ति झाओ देजू है। मेरे पिता शहर के हैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी आवाज दूसरे की आवाज में दब गई। यह विनम्र व्यक्ति युआन जुन हुई हैं। ये हमारे लिए सम्मान की बात है, लेडी कियू। नमस्कार लेडी कियू, मेरा नाम वू युन है। मेरे पिता का नाम वू गैंग है। अल्पविराम। परिचय का सिलसिला एक के बाद एक चलता रहा। अधिकांश लोगों को अपना वाक्य पूरा करने का मौका भी नहीं मिला कि किसी और ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। हर कोई कम से कम समय में अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोगों ने कियू हुंगलेई का ध्यान आकर्षित करने के लिए चाय के कप तोड़ने तक का सहारा लिया। उनके लिए दुर्भाग्य की बात यह थी कि वह इतने वर्षों तक वेश्यावृत्ति कर चुकी थी और उसे हर तरह की चालबाजी का अनुभव था। ऐसी मामूली बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके अलावा वह जगह बहुत शोरगुल वाली थी। चाय के कप के टूटने की आवाज भी लगातार परिचय प्रस्तुतियों में दब जाती थी। युवा उस्ताद वांग युवानलोंग और चू हुंगकाई ने शिष्टाचार के सारे नियम ताक पर रख दिए। वे धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़े और अपना परिचय देने लगे। प्रयास से उनके चेहरे लाल हो गए थे। यहाँ तक कि चू युचेंग ने भी उस भालू जैसी लड़की को एक तरफ फेंक दिया जिस पर वह कुछ ही देर पहले मोहित था और बेतरतीब ढंग से चिल्लाते हुए अपना परिचय देते हुए आगे बढ़ गया। जुआन ने ये सब बड़े तिरस्कार से देखा। क्या उसने अभी अभी यह नहीं कहा था कि उसे गठीली और सुडौल महिलाएं पसंद हैं और पतली महिलाओं से उसे कोई मतलब नहीं है? कियू हुंगलेई की छाती सुविकसित तो थी, लेकिन उसमें नाम मात्र की चर्बी थी। अगर उसके शरीर पर थोड़ी और चर्बी होती तो उसे गोल मटोल कहा जाता और अगर थोड़ी कम होती तो उसे दुबली पतली कहा जाता। चू युचेंग की नजरों में ऐसी शख्सियत को निश्चित रूप से एक कांटा माना जाना चाहिए। और फिर भी किसने सोचा होगा कि वह उसके लिए पूरी तरह से पागल हो जाएगा? अंततः क्या आप सभी को केवल उसके चेहरे से ही मतलब नहीं है? जुआन सचमुच उन्हें नीचा दिखा रही थी। युवा स्वामी, आप आकर अपना परिचय क्यों नहीं देते? लिंग शुआंगयुए ने उत्सुकता से पूछा और हैरानी से पलकें झपकाईं। इन लड़कियों को पता था कि उनका काम अपने ग्राहकों के वापस अपनी सीटों पर लौटने पर उनका मनोरंजन करना है। ये कैसी शुरुआत है? ये तो बस एक तमाशा है। जुआन ने तिरस्कार से कहा। उस कियू हुंगलेई को देखो, वो इतनी खुशमिजाज और आकर्षक दिखती है, इन सभी लोगों की तरफ सिर हिलाती है, लेकिन उसने उनमें से किसी में भी जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन सभी ने कहा कि वे मौज मस्ती के लिए लड़की चुनने वेश्यालय आए थे। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि लड़की ही चुन रही है? जुआन के लहजे में तिरस्कार झलक रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे कियू हुंगलेई से कोई दुश्मनी थी, बल्कि उसे इन आदमियों का बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, मानो उन्होंने पहले कभी कोई लड़की देखी ही न हो। आप सब लोग हमारे पुरुष वर्ग को सचमुच शर्मिंदा कर रहे हैं। भले ही वो खूबसूरत हो, लेकिन आप लोगों को उसके पीछे इतना दीवाना होने की क्या जरूरत है? मुझे ही देख लीजिए। भले ही मैं एक औरत के सहारे जी रहा हूं, फिर भी मुझे यह मजबूरी में करना पड़ता है। क्या आप सब मेरे उदाहरण से कुछ सीख नहीं सकते? उसके मन की बात न समझ पाने के कारण लिंग शुआंगयुए ने बस यही अनुमान लगाया कि वह कियू हुंगलेई से असंतुष्ट है। उसने दूसरी मंजिल की ओर देखा और धीरे से कहा, आप जानते हैं कि महिला के लिए भी यह आसान नहीं है। भले ही वह उनकी ज्यादा परवाह नहीं करती, फिर भी उसे सभी के नाम याद रखने पड़ते हैं। यहाँ की लड़कियों के लिए ऐसा करना वाकई बहुत मुश्किल है। जुआन ने खाली निगाहों से देखा। वह आश्चर्य से आह भरे बिना नहीं रह सका। लगता है कि वेश्याओं की रानी बनना सिर्फ खूबसूरती से मुमकिन नहीं है। लिंग शुआंगयुए ने सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से भावुक होकर बोली, बिल्कुल सही। हमारे पेशे में खूबसूरत लड़कियों की कमी कभी नहीं होती, लेकिन वेश्याओं की रानी बनना कोई आसान काम नहीं है, खासकर युवा मिस कियू जैसी किसी के लिए। जुआन ने उसे अजीब नजर से देखा। लगता है तुम कियू हुंगलेई के काफी करीब हो। हम इतने करीब तो नहीं हैं, लिंग शुआंगयुए ने जल्दी से समझाया, लेकिन आखिर हम सब एक ही वेश्यालय में हैं। हम सब एक दूसरे के इतने करीब हैं तो कुछ ना कुछ बातें सुनने की संभावना हमेशा रहती है। ओह, जुआन ने बात वहीं खत्म कर दी। वैसे चूंकि आप सभी एक ही जगह से हैं तो आप उसके बारे में काफी कुछ जानते होंगे, है ना? क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? मुझे सच में इतना कुछ नहीं पता, छोटे मालिक को क्या जानना है? लिंग शुआंगयुए ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि वह उसके शरीर विज्ञान के बारे में उससे और सवाल नहीं करना चाहता। हालांकि उसे डर था कि कहीं उसे फिर से याद ना आ जाए, इसलिए उसने उसके सवालों के जवाब देकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करने का फैसला किया। जिन सवालों का वह जवाब नहीं दे सकती थी, उनके लिए वह बस यही कहती कि उसे नहीं पता। जो बातें मैं जानना चाहती हूँ वो तो तुम्हें जरूर पता होंगी, जुआन ने हंसते हुए कहा। क्या उसका पहले कभी कोई बॉयफ्रेंड था? बॉयफ्रेंड? लिंग शुआंगयुए ने पलकें झपकाई लेकिन तुरंत कोई जवाब नहीं दिया।
मतलब एक पार्टनर की तरह। जुआन ने समझाया। लिंग शुआंगयुए चौंक कर चिल्लाई, बिल्कुल नहीं। सब जानते हैं कि लेडी कियू पूरी तरह से पवित्र हैं। भला उनका कोई साथी कैसे हो सकता है? उसने अपनी बात पर जोर देने के लिए दृढ़ता से हाथ हिलाए। जुआन अब भी आश्वस्त नहीं थी। डरो मत, यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम किसी तरह उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाओगे। लिंग शुआंगयुए ने जल्दी से कहा, सच में उसका पहले कभी कोई साथी नहीं रहा। मैं अपनी जान की कसम खाकर कह सकती हूँ, लेडी कियू का आज तक कोई साथी नहीं रहा और वह हमेशा कुंवारी ही रही है। क्या सच में? जुआन की नजरें अपने आप दूसरी मंजिल पर खड़ी खूबसूरत आकृति पर टिक गईं। ये वाकई बहुत अजीब था। दूसरी मंजिल पर स्थित अपने कमरे से पेई म्यानमान ने नीचे के दृश्य को खुलेआम तिरस्कार के साथ देखा। वे चापलूस आदमी सचमुच शर्मनाक प्रदर्शन कर रहे थे। पुरुष महिलाओं के खिलौने बनने के अलावा किसी काम के नहीं थे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसने किसी और आकृति की तलाश में चारों ओर नजर घुमाई। अंततः उसकी नजर जुआन पर पड़ी, जो आराम से बैठा था और दूसरों की तरह खुद को शर्मिंदा नहीं कर रहा था। उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। आपने चुयान को बदनाम नहीं किया। आप इन सभी भ्रष्ट और असभ्य पुरुषों की तरह नहीं हैं। हालांकि जैसे ही उसने मुस्कुराना शुरू किया, उसने देखा कि लिंग शुआंगयुए उसके बगल में अंगूर छील रही थी और उन्हें एक एक करके उसे खिला रही थी। जुआन तब तक खाता रहा जब तक उसका पूरा मुंह रस से लथपथ नहीं हो गया। फिर भी वह लड़की को चिढ़ाने से नहीं भूला। उसे तब तक परेशान करता रहा जब तक कि वह स्पष्ट रूप से असहज होकर छटपटाने न लगी। पेई म्यानमान की मुस्कान तुरंत ठंडी पड़ गई। आखिरकार पुरुष किसी काम के नहीं होते। उसने तिरस्कार भरी हंसी के साथ घोषणा की। इस निरर्थक प्रदर्शन को सहने के बाद कियू होंगलेई ने आखिरकार अपने लाल होंठ खोलकर कहा, आप सभी के प्यार के लिए धन्यवाद। हालांकि मुझे लगता है कि हाल ही में वीणा बजाने में मेरी कुशलता एक स्तर पर रुक गई है, और अगर आप सभी मुझे कुछ सुझाव दे सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। कृपया मुझे ये देखने में मदद करें कि किन क्षेत्रों में सुधार किया जा सकता है। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, शोरगुल से भरा हॉल तुरंत शांत हो गया। कोई भी उसे नाराज नहीं करना चाहता था। जब उन्होंने उसकी बात सुनी तो वे सब घबरा गए। ये हो रहा है। आम सहमति ये थी कि कियू होंगलेई अपने गीत के माध्यम से उस व्यक्ति को चुनेगी जिसकी वह सबसे अधिक प्रशंसा करती है। और सच में अब ये शुरू हो रहा था। लेडी कियू मजाक कर रही होंगी। आपने अभी जो गाना बजाया वह सचमुच मधुर और गूंजदार था। सुर हवा में पूरी तरह से गूंज रहे थे। वीणा बजाने में आपकी कुशलता स्पष्ट रूप से चरम पर है। भला इससे कम क्या हो सकता है? झाओ देजू नाम के एक व्यक्ति ने तुरंत कहा। उसका परिचय पहले अधूरा रह गया था और वह अपनी गलती सुधारने का मौका ढूंढ रहा था। बेवकूफ। बाकी सबने भी तुरंत उसके बारे में वही निंदनीय राय दी। कियू होंगलेई स्पष्ट रूप से सबकी परीक्षा लेना चाह रहा था। तुम्हारी ये फिजूल की चापलूसी क्या हासिल करेगी? जैसा कि उम्मीद थी, कियू होंगलेई ने हल्की सी मुस्कान दी। युवा स्वामी अपनी प्रशंसा में कुछ ज्यादा ही उदार हैं। दुर्भाग्य से मैं अपनी कमियों को दूर करने के लिए कुछ और ठोस सुझाव सुनना चाहता हूँ। ये कहने के बाद वह दूसरों की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में प्रोत्साहन और उम्मीद भरी हुई थी। जैसे ही उसकी नजर मुख्य हॉल के ऊपर स्थित निजी कमरों पर पड़ी, उसने मन ही मन उपहास किया। एक लू शुन 1881-1936 आधुनिक चीनी लेखकों में से एक सबसे प्रसिद्ध लेखक है। अध्याय 247 गड़बड़ हो गई। कियू होंगलेई के उत्साहवर्धक भाव को देखकर उसके सभी चाहने वालों ने निराशा भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। सितार बजाने में उनकी महारत स्पष्ट रूप से चरम पर पहुंच चुकी थी। भला इन साधारण लोगों में से कोई भी भला वह बात कैसे कह सकता था जो वह सुनना चाहती थी? अगर उनमें से कुछ लोग सितार बजाने के बारे में एक दो बातें जानते भी हों, तो भी वे उसके जैसी विशेषज्ञ की बराबरी कैसे कर सकते हैं? अगर उन्होंने जल्दबाजी में कोई अनुमान लगाया और गलती से किसी बात की ओर इशारा किया, तो क्या वे खुद को मूर्ख साबित नहीं कर देंगे? इसीलिए वे सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन उनमें से कोई भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। आखिर मौका तो एक ही था। अगर वे देवी को संतुष्ट नहीं कर पाए तो उनके लिए उनके करीब आने का मौका हाथ से निकल जाएगा। वे सभी पहले सुनना और स्थिति का जायजा लेना चाहते थे। उनकी घबराहट देखकर चेन जुबान ने ताना मारा। राजकुमारों की तरह रहने वाले ये नौजवान बेवजह ही चिंतित और परेशान रहते हैं। इन्हें असली मर्द कहना नामुमकिन है। महिलाओं के बारे में एक बात यह है कि आप जितनी ज्यादा उनकी चापलूसी करेंगे और उनकी देखभाल करेंगे, वे आपसे उतनी ही दूर रहेंगी। इसलिए वह बेफिक्री से चलकर आया। अपनी छाती पीटते हुए उसने कहा, देवी कियू, मुझे वाद्य यंत्र बजाने की बारीकियों का ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। लेकिन आपके संगीत में मुझे एक प्रेम में धोखे की कहानी सुनाई दी। मैं इसके अलावा और कुछ गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन अगर भविष्य में कोई आपको परेशान करने की हिम्मत करता है, तो मैं तुरंत अपने आदमियों से उसे कटवा दूंगा और उसकी खोपड़ी से शराब का प्याला बना दूंगा। उसका रूप रंग शुरू से ही उग्र और बलवान था और उसके शब्दों ने उसकी मर्दांगी को और भी बढ़ा दिया। उसका गर्वित मर्दाना कद काठी उसे हॉल में मौजूद अन्य कमजोर लोगों से स्पष्ट रूप से अलग करता था। तो फिर इस विनम्र लड़की को सचमुच इस बहादुर योद्धा का आभार व्यक्त करना होगा। कियू होंगलेई ने अपनी मोहक आंखों से उसे देखा। उसके सुंदर लाल होंठ हल्के से खुले और उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। कियू होंगलेई का विश्वास जीतने का तरीका देखकर आसपास के सभी युवा स्वामी तुरंत पछताने लगे। अगर उन्हें पता होता कि यही परिणाम होगा, तो वे पहले ही कदम उठा लेते। किसी लड़की पर सबसे गहरा प्रभाव हमेशा पहले पुरुष का ही होता है। चेन जुबान से पहले ही अपमानित हो चुके वांग युवानलोंग अपनी गलती सुधारने के लिए बेताब थे। उन्होंने जल्दबाजी में कहा, महारानी कियू, मैं वांग कुल का एक साधारण युवा स्वामी हूं और मुझे अन्य कौशलों का ज्ञान नहीं है। लेकिन मेरे कुल के काफिले के मार्ग आकाश के नीचे दूर दूर तक फैले हुए हैं, इसलिए मुझे विभिन्न देशों के बारे में कुछ जानकारी है। यदि महारानी को किसी चीज की आवश्यकता हो, तो मैं अपने आदमियों को आपकी सहायता के लिए भेजने को तैयार हूं। मुझे विश्वास है कि वे आपकी जरूरत की चीजें तुरंत ढूंढ निकालेंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने चेन जुबान की ओर देखा और आगे कहा, आखिरकार कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी ऊर्जा अंततः सीमित ही होती है। भला वह किसी कबीले की शक्ति से कैसे तुलना कर सकता है? वह अपनी ताकत को भलीभांति जानता था। भले ही उसकी साधना का स्तर चेन जुबान से कहीं कम था, फिर भी वह वांग कुल का इकलौता पुत्र था। धन दौलत के मामले में ये बर्बर तो अपने जूतों की धूल भी साफ करने के लायक नहीं था। चेन जुबान स्वाभाविक रूप से समझ गया था कि वह किस बारे में बात कर रहा है।
उसने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, बस एक और निकम्मा आदमी जो अपने परिवार पर निर्भर है। तुम्हारे शब्द भी मौलिक नहीं हैं। वह स्पष्ट रूप से यह संकेत दे रहा था कि वांग युवानलोंग उसकी शैली की नकल कर रहा था। तुमने क्या कहा? वांग युवानलोंग गुस्से से भड़क उठा। क्या तुम लड़ना चाहते हो? चलो फिर। चेन जुबान भी खड़ी हो गई और उस युवक को एक शातिर मुस्कान के साथ देखा। वांग युवानलोंग का चेहरा उदास हो गया। 3 के मुकाबले 1 की स्थिति में भी वे जीत नहीं पाए थे और खुद वह एक लात से अधमरा हो गया था। भला वह इस व्यक्ति से दोबारा लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता था? लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की की मौजूदगी में वह डरने की बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। वह जम गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सौभाग्यवश क्यू होंगलेई ने उनकी इस मुश्किल से निकलने में मदद की। महोदय, कृपया ऐसा न करें। अगर मेरी वजह से माहौल खराब हुआ तो ये सचमुच एक अक्षम्य पाप होगा। क्यू होंगलेई जब खुद को दोषी ठहरा रही थी और उसकी आंखों में आंसू भर आने वाले थे, तभी हॉल में अनगिनत दिलों के टूटने की आवाज गूंज उठी। सभी लोग गुस्से से उन दोनों बदमाशों को घूरने लगे। उनकी हिम्मत कैसे हुई लेडी क्यू की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की? वांग युवानलोंग को एक तरफ रखते हुए चेन जुबान, जो अपनी तलवार से खून चाटने का आदी था, भी घबरा गया। उसने जल्दी से माफी मांगी और वादा किया कि वह आगे कोई परेशानी नहीं खड़ी करेगा। इतना कहते ही क्यू होंगलेई के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी मुस्कान वसंत की उस गर्माहट से भरी थी जो बर्फ और हिम को पिघलाकर फूलों के खिलने का संकेत देती थी। सभी पुरुषों के दिल जोर से धड़कने लगे। वे जानते थे कि वे इस मुस्कान को कभी नहीं भूल पाएंगे। पेई म्यानमान आह भरे बिना नहीं रह सकी। वह सचमुच बेहद खूबसूरत है। उसके आकर्षण का विरोध करना किसी लड़की के लिए भी मुश्किल है। क्षण भर की खामोशी के बाद हॉल में फिर से चहल पहल मच गई। ऐसा लगा मानो सभी दूल्हों का आत्मविश्वास वापस आ गया हो, मानो उस मुस्कान ने उन्हें नया जीवन दे दिया हो। चेन जुबान और वांग युवानलोंग ने उनके लिए एक मिसाल कायम की थी और अब वे सभी बोलने लगे और क्यू होंगलेई के पहले के प्रदर्शन पर टिप्पणी देने लगे। उसका दिल जीतने के लिए उन सभी ने अपनी पूरी कोशिश शुरू कर दी। उनमें से कुछ ने अपनी साहित्यिक प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए उसके प्रदर्शन की इस तरह प्रशंसा की मानो ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी पर कोई भी चीज उसकी बराबरी नहीं कर सकती, और कभी कभार ही उसकी तथाकथित कमियों पर 1-2 टिप्पणियां की। उनकी ये बेतुकी बातें सुनते सुनते जुआन और भी ज्यादा अचंभित हो गया। उसने कभी इस दुनिया में इतने सारे सुंदर और सुरुचिपूर्ण विशेषणों की उम्मीद नहीं की थी। उनमें से कुछ अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि का बखान करते थे। जुआन ये देखकर हैरान रह गया कि उनमें से कितने लोग ब्राइटन मून शहर के धनी व्यापारी परिवारों के वंशज थे। कम से कम अब उसे इस दुनिया की संरचना के बारे में बेहतर समझ आ गई थी। कुछ ने अपनी ताकत और क्षमता का प्रदर्शन किया और उनमें कुछ 5वें रैंक के अकादमी छात्र भी शामिल थे। हालांकि 6ठे रैंक के साधक की उपस्थिति में वे उनके सामने फीके पड़ गए। अल्पविराम। जुआन तरबूज के बीच चबाते हुए शो को देखता रहा। तभी उसे याद आया कि वह वास्तव में अकादमी में एक शिक्षक है। मैं उस छात्र को याद रखूंगा। उसने मुझे देखकर अभिवादन तक नहीं किया। मैं उसे अगली कक्षा में फेल कर दूंगा। क्यू होंगलेई ने अपने प्रत्येक प्रेमी को एक प्यारी और स्नेहपूर्ण मुस्कान के साथ जवाब दिया, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो वे वसंत की गर्म हवा में लिपटे हुए हों। जुआन के मन में उनके लिए असीम प्रशंसा थी। इस महिला के संवाद कौशल वाकई उत्कृष्ट थे। लेकिन उस सन की प्रशंसक चू होंगकाई ने अभी तक कुछ क्यों नहीं कहा था? जब वह अभी भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था, तभी उसने देखा कि चू युचिंग चू होंगकाई को देवी के दर्शन कराने के लिए आगे ला रही है। वे इतने करीब आ गए कि उन्हें देवी की सुगंध की हल्की सी झलक भी महसूस हुई। चू होंगकाई लगभग बेहोश हो गई। सौभाग्य से उसे अभी भी याद था कि वह किस लिए आया था, और उसने जल्दी से पूछा, मुझे आश्चर्य है कि लेडी क्यू उस गीत को बजाते समय किसकी छवि बना रही थी? किसे लेडी क्यू का स्नेह प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता था? ये देखकर कि वह चू वंश की दूसरी शाखा का युवा स्वामी था, क्यू होंगलेई ने उसके आसपास के क्षेत्र का जायजा लिया, लेकिन उसे वह व्यक्ति नहीं दिखा जिसकी वह तलाश कर रही थी। अपनी नजरें और आगे बढ़ाते हुए उसने देखा कि जुआन हॉल के एक कोने में लिंग शुआंगयुए के साथ बातें कर रही थी और हंस रही थी, और उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि वहां क्या हो रहा है। वह अचंभित थी। क्या मैंने अपने बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी, या फिर उनके मानदंड बहुत ऊंचे हैं? आपने क्यू होंगलेई को ट्रोल करके 128 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। क्रोध बिंदुओं की इस बार ने जुआन को चौंका दिया। पिछली बार तो शायद यह एक दुर्घटना थी, लेकिन लगातार 2 बार ऐसा होना महज संयोग तो नहीं हो सकता, है ना? ये लड़की उसे ही क्यों निशाना बना रही थी? ये हो सकता है। क्या मैं इतना सुंदर हूं कि वह मेरे आकर्षक चेहरे पर मोहित हुए बिना नहीं रह सकती? जब क्यू होंगलेई ने दोबारा चू होंगकाई की ओर देखा, तब तक उसके चेहरे के भाव सामान्य हो चुके थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खेद है कि चू कुल के दूसरे युवा स्वामी को गलतफहमी हो गई है। मेरा कोई प्रेमी नहीं है। मैंने अभी जो गीत सुनाया वह एक लोककथा की व्याख्या थी। क्यू होंगलेई के पवित्र और निर्मल स्वभाव के बावजूद उनके कई चाहने वालों के मन में अभी भी डर था। जब उन्होंने सुना कि उनका कोई प्रेमी नहीं है, तो सबने राहत की सांस ली। पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है। अगर उन्हें कोई चीज खुद हासिल न हो तो वे उसे नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति वही चीज हासिल कर लेता तो वे उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। चू होंगकाई ने ऐसे कहा जैसे उसे अचानक ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। उसके आसपास के लोग अधीर हो गए। क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? बाकी सब लोग तो इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तुम ये क्या कर रहे हो? चेन जुबान ने भी बुदबुदाते हुए कहा, अगर तुम्हें गैस निकालनी है तो निकाल दो। इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? चू होंगकाई की सांसें थम सी गईं। उसके चेहरे पर गुस्से की एक झलक दिखाई दी। क्यू होंगलेई ने मानो इनमें से कुछ भी नहीं सुना था। उसके चेहरे पर जिज्ञासा का भाव आ गया और उसने पूछा, आपने कोई आश्चर्य नहीं क्यों कहा? चू होंगकाई के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। तभी उन्होंने जवाब दिया, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि लेडी क्यू का गाना सुनते समय मुझे कुछ बेमेलपन महसूस हुआ। मुझे यकीन था कि यह लेडी क्यू की कम उम्र के कारण था। ऐसे अविस्मरणीय प्रेम का व्यक्तिगत अनुभव किए बिना आपके लिए उस मार्मिक भावना को सही मायने में व्यक्त करना संभव नहीं था। लेडी क्यू की सितार बजाने की शानदार कला को देखते हुए मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं मैं उन अकादमिक आलोचकों की तरह ही बेतुकी बातें तो नहीं कर रहा हूं जो लगातार दूसरों की रचनाओं में नुक्ताचीनी करते रहते हैं और बेवजह हंगामा करते हैं। उसके आसपास मौजूद कई चाहने वालों ने मन ही मन सहमति में सिर हिलाया। यह आदमी वाकई काफी चतुर था, जिस तरह से वह अपनी चालें चल रहा था।
वास्तव में हर कोई इस तर्क को समझ सकता था। भले ही क्यू होंगलेई एक वेश्या थी जिसके अनगिनत संबंध थे, लेकिन उसने कभी किसी दूसरे पुरुष के साथ अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया था। क्योंकि उसे सच्चे प्रेम का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए वह इन भावनाओं को चित्रित करने के लिए केवल अपनी कल्पना पर ही निर्भर थी, जो उसके लिए केवल साहित्य के रूप में ही मौजूद थी। इस प्रकार इन्हें वास्तविक भावनाएं नहीं माना जा सकता। हालांकि उनका प्रदर्शन इतना भावपूर्ण था कि किसी ने भी इस बारे में सोचा ही नहीं। अगर किसी ने सोचा भी तो उन्हें लगा कि इसे जाहिर करना अपमानजनक होगा, इसलिए उन्होंने कहने की हिम्मत नहीं की। चू होंगकाई की सांसें तेज हो गईं। वह लंबे समय से इस पल की तैयारी कर रहा था। ये सब उसने अपनी देवी पर गहरी छाप छोड़ने के लिए किया था। कुछ अन्य लोगों द्वारा अपनाई गई चापलूसी निश्चित रूप से विफल होनी थी। जो लोग काल्पनिक खामियों को उजागर करने की कोशिश करते हुए चापलूसी कर रहे थे, वे तो और भी अस्वीकार्य थे। केवल वही व्यक्ति जिसने वास्तव में मौजूद समस्या की ओर इशारा किया, शायद सचमुच उसका पक्ष प्राप्त कर सके। जैसा कि उम्मीद थी कि होंगलेई के चेहरे के भाव सचमुच बदल गए। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने एक गहरी सांस ली। मुझे उम्मीद थी कि चुकोल के दूसरे युवा स्वामी के पास कुछ गहरी समझ होगी, लेकिन लगता है कि आप मेरी वादन शैली को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। क्यू होंगलेई की निराशा को देखकर उसके आसपास के वे सभी लोग जो पहले पछतावे से भरे हुए थे, अत्यधिक प्रसन्न हो गए और उसका मजाक उड़ाने लगे। बिल्कुल सही, आप एक पल रुककर यह क्यों नहीं सोचते कि लेडी क्यू कौन है? बेशक वह खेलते समय सच्ची भावनाएं व्यक्त कर सकती हैं। एक सभ्य इंसान बनने की बजाय तुमने इस तरह की गंदी चाल चलने की कोशिश की। तुम्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। यह आदमी खुद को क्या समझता है? इसकी हिम्मत कैसे हुई लेडी क्यू की इस तरह आलोचना करने की? अल्पविराम। चू होंगकाई को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि दूसरे लोग उसे नीचे गिराकर पीट रहे हैं। इस समय उसके दिमाग में सिर्फ क्यू होंगलेई का तिरस्कारपूर्ण चेहरा ही छाया हुआ था। आखिरकार चाहे दूसरे कितने भी असभ्य और बदतमीज क्यों न हो, उसने हमेशा एक सौम्य चेहरा बनाए रखा था। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ उसने पूर्ण निर्दयता का व्यवहार किया था। मैं हार गया, मेरा काम तमाम हो गया। ये शब्द उसके मन में गूंजते रहे, जैसे जैसे उसकी आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर से निकल रही थी। वह चू युचेंग को अपना मुंह हिलाते हुए देख सकता था, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जुआन इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से हैरान थी। हालांकि चू होंगकाई के शब्द थोड़े सीधे थे, फिर भी वे तर्कसंगत थे। क्यू होंगलेई ने इतने वर्षों तक दरबारी के रूप में सेवा की थी, इसलिए यह कोई कारण नहीं था कि वह यूं ही अपना आपा खो दे। छोटी बिल्ली लड़की लेडी क्यू इतनी परेशान क्यों हो गई? जुआन ने उत्सुकता से अपने बगल में बैठी युवती से पूछा, अनजाने में अपने कान मलते हुए। लेंग शुआंगयुए का चेहरा तुरंत लाल हो गया। मैं सच में नहीं जानती। जुआन पहले से भी ज्यादा जोर से उसके कान सहला रही थी, जिससे बिल्ली जैसी दिखने वाली उस लड़की का पूरा शरीर लगातार कांप रहा था। वह जल्दी से हकलाते हुए बोली, शायद इसका उस मामले से कुछ लेना देना हो। जब जुआन उसकी बात सुन रहा था, तभी अचानक उसे एक बात समझ में आई। क्यू होंगलेई की निगाहें पहले ही दूसरी मंजिल की ओर जा चुकी थीं। युवा स्वामी शी कुछ देर पहले ही आ गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा है। मैं युवा स्वामी शी की राय जानना चाहता हूँ। चेन जुबान हैरान रह गया। युवा स्वामी शी? कौन से युवा स्वामी शी? ब्राइट मून शहर में कितने युवा मास्टर जी हैं? जाहिर है वह जी शियू की बात कर रही है। उसके पास खड़े किसी व्यक्ति ने ताना मारा। कितना बेवकूफ है, उसे पूरी तरह से बहकाया गया है और फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। चेन जुबान तुरंत गुस्से से भड़क उठा। उसने जुआन को घूरते हुए कहा, अरे बदमाश, तुमने मुझसे पंगा लेने की हिम्मत कैसे की? अध्याय 248। क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? तो क्या हुआ अगर मैंने तुमसे पंगा लिया? क्या तुम मुझे काट लोगी? जुआन आराम से अपनी सीट पर बैठा था, उसका एक हाथ लेंग शुआंगयुए के कंधे पर था, वह बिल्कुल बेफिक्र था। चेन जुबान तुरंत क्रोधित हो उठा। उसकी तलवार म्यान से एक साफ, तीखी आवाज के साथ निकली। उसका चेहरा कपटी था, मानो हत्या करने की तीव्र इच्छा से भरा हुआ हो। आपने चेन जुबान को ट्रोल करके 444 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। चू युचेंग ने मन ही मन जुआन को शाबाशी दी। ये आदमी वाकई बहुत खतरनाक था। पहले तो उसने हमेशा यही सोचा था कि ये कोई निकम्मा दामाद है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना खूंखार इंसान होगा। लेकिन मुझे यही देखना अच्छा लगता है। उस लाल बालों वाले आदमी के सामने अपनी बेबसी को जानते हुए उसने दिल से कामना की कि उस कमीने का चेहरा जितना हो सके उतनी गंदगी और मैल से ढक जाए। उसे डर था कि चेन जुबान हिंसा भड़क सकती है, इसलिए उसने चू होंगकाई को खींचकर लाने की कोशिश की। दुर्भाग्यवश चू होंगकाई अभी भी सदमे में था। उसने खुद को बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग कर लिया था, इसलिए चू युचेंग को अकेले ही जुआन की मदद करनी पड़ी। कुछ हिचकिचाहट के बाद वांग युवानलोंग भी आगे बढ़ गया। जुआन थोड़ा हैरान था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि ये अमीर घर के लोग जरूरत पड़ने पर इतने वफादार साबित होंगे। चेन जुबान ने ताना मारा, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए तुम बहुत बड़े हो गए हो क्योंकि अब तुम्हारे साथ ज्यादा लोग हैं? उसके सभी अधीनस्थ एक साथ खड़े हो गए और उसकी तरफ को तुरंत संख्यात्मक लाभ मिल गया। संघर्ष छिड़ने की आशंका देखकर क्यू होंगलेई ने एक बार फिर कहा, मुझे उम्मीद है कि आप सब इस बार मेरी बात मान लेंगे। क्या आप सब अमर निवास में कोई अशांति नहीं फैलाएंगे? उसकी मधुर विनती भरी आवाज सुनकर कठोरतम हृदय भी पिघल जाता। चेन जुबान ने नाराजगी से तलवार को म्यान में वापस रख दिया। लेडी क्यू के सम्मान में मैं अभी तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। अमर निवास से बाहर निकलने के बाद हम मामले को सुलझा लेंगे। जुआन ने तुरंत अपनी आवाज ऊंची कर दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे हिसाब चुकता करने का दावा करने की? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? चेन जुआन के पश्चाताप की सरासर कमी देखकर दंग रह गया। बल्कि वह तो और भी ज्यादा घमंडी हो गया था। कहीं ये सचमुच किसी बड़े आदमी का वारिस तो नहीं है? और आप वास्तव में कौन हैं? ये शब्द सुनकर जुआन मुस्कुराया। अच्छा होगा अगर तुम मुझे ना पहचानो। इस तरह लोग छोड़ने के बाद तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। यह आदमी वाकई बहुत हाजिर जवाब था। चेन जुबान अवाक रह गई। आपने चेन जुबान को ट्रोल करके 666 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आज इस आदमी ने उसे बार बार धोखा दिया था। भला वह इसे कैसे सहन कर सकता था? उसने अपनी तलवार उठाई और जुआन पर हमला कर दिया। क्यू होंगलेई ने जल्दी से दोनों पुरुषों के बीच आकर खुद को खड़ा कर दिया।
उसने चेन जुबान की ओर एक प्यारी दयनीय नजर से देखा और कहा, बड़े भाई जुबान, आपने अभी अभी मुझसे वादा किया था। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंसुओं से भरी आंखों से उसे प्यार से देखा। चेन जुबान ने गहरी सांस ली, उसका गला अचानक सूख गया। ये वाकई कमाल की औरत है। मुझे इसे अपने साथ जरूर लाना होगा ताकि यह मेरी अच्छी तरह देखभाल कर सके। इस प्रकार उसका क्रोध एक गहरी उत्कट इच्छा में परिवर्तित हो गया और वह जुआन से अपना हिसाब चुकता करने के बारे में सब कुछ भूल गया। वह वापस बैठ गया, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई जुबान, की हुंगलेई मुस्कुराए। उसने जुआन की तरफ देखा। अगर मैं बीच में दखल न देती तो वो क्या करता। दूसरी मंजिल पर स्थित अपने कमरे में जीशियू ने आह भरी। कितनी अफसोस की बात है। जुआन की ताकत का आकलन करने का ये बिल्कुल सही मौका था। कियू हुंगलेई को दखल देने की क्या जरूरत थी। उसके बगल में जी दाओयुन ने टिप्पणी की, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह निश्चित रूप से छठे दर्जे के विशेषज्ञ का मुकाबला नहीं कर सकता, है ना। शायद ये सच न हो। जी शियू ने उसे ब्राइटन मून शहर के पीछे पहाड़ पर घटी घटना के बारे में बताया, जहां जुआन ने अपनी तलवार के एक ही वार से शिकुन को हरा दिया था। इस आदमी की ताकत का कोई भरोसा नहीं। मैं वाकई यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि वह वास्तव में कितना ताकतवर है। वह अकेला नहीं था जिसने दया भाव से आह भरी। अपने कमरे में पेई म्यानमान ने धीरे से अपने हाथ के ऊपर मंडरा रही काली लौ को बुझा दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह बिना आत्मविश्वास के कोई मुसीबत खड़ी करे। उसका लहजा गुस्से से भर गया। मैं बेवजह परेशान क्यों हो रही हूँ। वह मेरा पति भी नहीं है, हम्फ। कियू हुंगलेई ने अपना सिर उठाकर दूसरी मंजिल की ओर देखा। युवा स्वामी शी, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि युवा स्वामी को सचमुच लगता हो कि मेरा प्रदर्शन इतना बेमेल था। जिया शियू खिड़की के पास प्रकट हुआ और अपनी बड़ी बहन को अपने शरीर से छुपा लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेडी कियू मजाक कर रही होंगी। मैं आपकी मधुर धुन से इतना मंत्रमुग्ध हो गया था कि मैं सम्मोहन में चला गया। इसीलिए मैं मैडम के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। कियू हुंगलेई ने मुंह ढकते हुए हंसते हुए कहा, हमेशा से यही कहा जाता रहा है कि अनगिनत लड़कियां युवा स्वामी शियू को अपना आदर्श साथी मानती हैं। वाकई आपके शब्द बहुत ही मीठे हैं। मैं तो बस सच बोल रहा था। नीचे खड़े उन पागल आदमियों के विपरीत जी शियू खिड़की के पास आराम से खड़ा था। उसकी आंखें अभी भी निर्मल थीं, जिससे वह बाकियों से अलग दिख रहा था। उन दोनों को इतने सुखद तरीके से बातचीत करते देख एक बेहद खूबसूरत महिला और दूसरा बेहद आकर्षक पुरुष हॉल में मौजूद बाकी पुरुषों ने अनिच्छा से यह स्वीकार किया कि वे दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल उपयुक्त लगते हैं। हालांकि इस रियायत से उनके मन में कड़वाहट रह गई और शी शियू की पृष्ठभूमि को याद करने से उनका मनोबल और भी गिर गया। कुछ ही लोग खुद को उनके योग्य प्रतिद्वंद्वी मानते थे। चेन जुबान को ऐसी कोई आशंका नहीं थी। उसका दिल जल रहा था जब उसने उस लड़की को, जिसे वह पहले से ही अपनी एकमात्र संपत्ति मानता था, किसी दूसरे आदमी के साथ इतनी अंतरंगता से बातचीत करते देखा। इसके अलावा जी शियू को पता था कि किसी और ने उसका रूप धारण किया है, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, जिसके कारण चेन जुबान को पहले शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ये शिकायतें एक के बाद एक बढ़ती गईं और अंततः वह अपना गुस्सा रोक नहीं पाया। युवा स्वामी शी, लेडी कियू चाहती थी कि आप कुछ रचनात्मक आलोचना करें। आप इस चापलूसी में इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। अब जब किसी ने पहल कर दी थी तो बाकी सब भी सहमति जताने लगे। हर कोई वेश्यालय में लड़कियां देखने आता है। ऐसी जगह पर सभी पुरुष खुद को बराबर समझते हैं, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। इसके अलावा ये ब्राइटन मून शहर शी कबीले का नहीं था। कई पुरुषों ने शराब के नशे में शी शियू को चुनौती देते हुए बेशर्मी से कहा। उनका साहस और बढ़ गया था। जिया शियू उनके निराधार आरोपों से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने आगे कहा, लेडी कियू के प्रदर्शन में थोड़ी सी कमी तो थी ही। ये शब्द सुनते ही हॉल के चारों ओर से नाराजगी भरी फुफकारें सुनाई दी। एक और मूर्ख फिर से भद्दी बकवास करने आ गया था। चू होंगकाई ने अभी कुछ देर पहले ही खुद को शर्मिंदा किया था और अब ये बेवकूफ भी उसी राह पर चल रहा था। कियू हुंगलेई की मुस्कान भी थोड़ी सख्त हो गई। ओह, मुझे और सुनना अच्छा लगेगा। हालांकि उन्होंने सभी से अपनी आलोचनाएं व्यक्त करने का आग्रह किया था, लेकिन उन्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। उन्हें नहीं लगता था कि वास्तव में कोई शिकायत करने लायक बात है। उसके अन्य प्रशंसकों द्वारा लगातार की जा रही प्रशंसा ने अनजाने में उसके अहंकार को बढ़ा दिया था। इसलिए उसकी टिप्पणियों से उसे थोड़ी नाराजगी महसूस हुई। उनके आमंत्रण पर जी शियू ने आगे कहा, युवा मिस कियू की धुन ने सचमुच मुझे भावुक कर दिया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। वादन में भावनाओं को पिरोने की आपकी क्षमता वास्तव में अद्भुत है। इस लिहाज से सच में कोई कमी नहीं है। ये सुनकर चू होंगकाई का चेहरा पीला पड़ गया। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी। ये सर्वविदित था कि लड़कियों को पटाने की कला में जी शियू सबसे निपुण अभ्यासी था, भले ही उसकी साधना का स्तर कोई विशेष नहीं था। उसके शब्दों ने इस बात की पुष्टि की कि कियू हुंगलेई का प्रदर्शन भावपूर्ण था। इसमें कोई हैरानी नहीं कि मेरी बातों ने उसे और भी गुस्सा दिला दिया। अफसोस, मुझे इतना आक्रामक रवैया नहीं अपनाना चाहिए था, नहीं इतनी जोखिम भरी टिप्पणी करनी चाहिए थी। खुद को कोसते हुए जी शियू ने आगे कहा, लेडी कियू ने भावनाओं को समाहित करने की कला में पूर्णता प्राप्त कर ली है। हालांकि आपकी तकनीक में कुछ मामूली खामियां हैं। आपके गीत के अंत में शायद इसलिए कि आप भावनाओं में इतने मग्न थे कि जेंग स्वर को थोड़ा अधिक देर तक बजाया गया, जबकि युग स्वर थोड़ा जल्दी बज गया। इससे संगीत में थोड़ी बेमेलता आ गई। संगीत की आधुनिक समझ के अनुसार जेंग स्वर एफ स्वर के समतुल्य था। युग स्वर ए स्वर के समतुल्य था, जो जेंग स्वर से उच्चतर था। ये स्वर क्रोध और अन्य तीव्र भावनाओं को व्यक्त करने में उत्कृष्ट था। कियू हुंगलेई स्तब्ध रह गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन अपने प्रदर्शन को दोहराया। काफी देर बाद उसने अपनी आंखें खोलीं। ब्राइटन मून शहर की वेश्याओं में एक कहावत प्रचलित है, गीत में हुई गलती से मेहमानों के प्रति असीम कृतज्ञता मिलती है। आज मैंने आखिरकार अपना ज्ञान बढ़ा लिया है। युवा स्वामी शी, आपके सुझावों के लिए धन्यवाद। अन्यथा मैं आत्मसंतुष्ट हो जाता और अपनी कमियों से अनजान ही रहता। कियू हुंगलेई ने उन्हें गहरा प्रणाम किया। जिया शियू ने तुरंत सम्मान का इजहार करते हुए कहा, युवा मिस कियू खुद पर बहुत ज्यादा सख्ती बरत रही हैं। जब उसने सिर झुकाया तो उसका दिल शर्म से जल उठा। हालांकि वह वीणा बजाना थोड़ा बहुत जानता था, पर उसे बस इतना ही आता था कि वह दूसरी लड़कियों को धोखा दे सके। कियू हुंगलेई जैसे सच्चे उस्ताद के सामने उसकी कला फीकी पड़ जाती थी। ये छोटी सी कमी उससे छूट ही नहीं सकती थी।
वह तो बस वही दोहरा रहा था जो उसकी बड़ी बहन शी दाओयुन ने उसे बताया था। कियू होंगलेई की अत्यधिक प्रशंसा ने सभी को ईर्ष्या से पागल कर दिया, जिससे जी शियू का अहंकार और बढ़ गया। अब जब उसने उसका पूरा सम्मान प्राप्त कर लिया था, तो वह सोचने लगा कि क्या उसे ही चुना जाएगा। उसके पीछे से जिया दाओयुन की धीमी आवाज आई, जिसने उसके विचारों को भंग कर दिया। अपना वादा मत भूलना, जब तुम्हें आमंत्रित किया जाए तो मुझे अपने साथ लाना होगा। जिया शियू को तुरंत सिर दर्द होने लगा। आखिर मैं अपनी बड़ी बहन को वेश्यालय क्यों ले आया? शायद मैं ही पहला व्यक्ति हूं जिसने इतनी बड़ी बेवकूफी की है। कियू होंगलेई की निगाहें हॉल में घूमने लगीं और वहां जमा हुए सभी लोगों पर केंद्रित हो गईं। सभी पुरुष तुरंत सीधे खड़े हो गए, अपनी छाती फुला ली, इस उम्मीद में कि उन्हें भी शी शियू की तरह ही ध्यान मिलेगा। हालांकि अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जो पहले से कहा न गया हो। किसी को भी इससे बेहतर आलोचना करने का भरोसा नहीं था। लगता है आज रात उस कमीने शी शियू की ही किस्मत चमक रही है। हॉल का माहौल बिगड़ने लगा। अचानक कियू होंगलेई ने अप्रत्याशित रूप से कहा, मैंने सुना है कि चू वंश के प्रतिष्ठित युवा स्वामी जू भी आ गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे इस समय कहाँ हैं। जब उन्होंने उसकी बातें सुनी तो सबकी निगाहें तुरंत जुआन की ओर मुड़ गईं। लिंग शुआंगयुए ने अभी अभी उसे जो अंगूर खिलाया था वह उसके मुंह से गिर गया। ये औरत क्या नाटक कर रही है? दूसरी मंजिल पर स्थित अपने कमरे में पेई म्यानमान की गुलाबी आंखों में एक खतरनाक चमक दिखाई दी। उसका दिल रहस्यमय तरीके से संदेह से भर गया। वहां मौजूद सभी लोग उसकी हैरानी में भागीदार थे। आखिरकार जुआन से ऊंचे दर्जे के कई पुरुष तो थे ही। सरल शब्दों में कहें तो वह चू वंश के युवा मुखिया थे। सीधे शब्दों में कहें तो वह चू कबीले का एक नीच परजीवी मात्र था। अमर निवास की सबसे श्रेष्ठ हस्ती कियू होंगलेई ने उनमें से किसी की ओर जरा भी ध्यान क्यों नहीं दिया, लेकिन अचानक उसने उस पर इतना विशेष ध्यान देना क्यों चुना? मेहमानों की सामूहिक घूरती निगाहों की गर्मी महसूस करते ही जुआन की भौहें तन गईं। वह जानता था कि उसे मिले क्रोध अंकों के आधार पर यह महिला उसे पहले ही पहचान चुकी थी, फिर भी वह ऐसा दिखावा कर रही थी जैसे उसे पहचानती ही न हो। ये तो वाकई अजीब है। आप जुआन हैं। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, दांत पीसने की आवाज सुनाई दी। आपने चेन जुबान को ट्रोल करके 1024 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन पूरी तरह से हैरान रह गया जब उसने गुस्से से आग बबूला हो रहे चेन जुबान की ओर मुड़कर देखा। जो लोग उसे एक ही बार में 1024 क्रोध अंक देते थे, वे आमतौर पर वही लोग होते थे जो उसे मारना चाहते थे। क्या मैंने गलती से इस आदमी के पिता को मार डाला या उसकी पत्नी के साथ संबंध बना लिया या कुछ और? आखिर आप इस तरह प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं? जुआन ने आह भरी। मैंने पहले ही लाइमलाइट से दूर रहने की कोशिश की थी ताकि किसी की शोहरत मुझसे न छिन जाए। मैंने आप सबको अपना काम करने दिया, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह मैं ही स्टार बन गई। मुझ जैसी असाधारण शख्सियत कहीं भी जाए, सबका ध्यान अपनी ओर खींचे बिना रह ही नहीं सकती। अध्याय 249 योजना को आगे बढ़ाना। कियू होंगलेई उसे निःसंकोच देखती रही। पेई म्यानमान और शी दाओयुन भी दूसरी मंजिल से ये सब देख रहे थे। इस आदमी को तो वाकई में अच्छी खासी पिटाई की जरूरत है। एक ही विचार सबके मन में एक साथ आया। आपने दर्शकों को 66 तक सफलतापूर्वक ट्रोल किया है। जुआन के पूरे शरीर में क्रोध अंक बढ़ने से एक ठंडी ताजगी भरी अनुभूति हुई। लगता है शांत रहना मुझे रास नहीं आता। सुर्खियों में रहना ही क्रोध अंक अर्जित करने का सबसे तेज तरीका है। आपने चेन जुबान को 99 बार सफलतापूर्वक ट्रोल कर दिया है। जुआन ने उसे हैरानी भरी नजरों से देखा। जिस तरह से उसे क्रोध अंक मिल रहे थे, उसे पूरी उम्मीद थी कि यह आदमी सीधे उस पर हमला करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कियू होंगलेई भी उनकी चिंता से सहमत थी। वह थोड़ा सा हिली और अनजाने में ही उन दोनों के बीच आ गईं। उन्होंने मीठी और हंसमुख मुस्कान के साथ कहा, पता चला कि छोटे मालिक जू तो पहले से ही यहीं थे। जैसे ही वह करीब आई, जुआन को तुरंत एक प्राकृतिक कोमल सुगंध महसूस हुई जो ऑर्किड जैसी थी। वह दूर से ही बेहद खूबसूरत लग रही थी और पास से उसका आकर्षण और भी घातक था। शुक्र है कि मैंने पहले ही काफी खूबसूरत चीजें देख ली हैं। जुआन ने मन ही मन अपनी किस्मत पर शुक्र मनाया। अगर उसने चू चुयान के साथ इतना समय न बिताया होता तो शारीरिक सुंदरता के प्रति उसका प्रतिरोध शायद इतना अधिक न होता और वह शायद यहाँ खुद को मूर्ख साबित कर देता। जुआन ने इन विचारों को किनारे रखकर सीधे उसकी आंखों में देखा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये हमारी पहली मुलाकात होनी चाहिए। आप अचानक मुझसे इस तरह क्यों पूछ रही हैं? उसने मुस्कुराते हुए कहा। कियू होंगलेई थोड़ी चौंक गई। आखिर जब दूसरे पुरुष उससे इतनी दूरी से बात करते थे तो उनमें से अधिकतर की निगाहें इधर उधर भटकती रहती थीं, जबकि कुछ लोग वासना से भरी आंखों से उसे घूरते रहते थे। उसकी आंखों में सीधे देखते हुए भी स्पष्टता बनाए रखने वाली आंखें सचमुच दुर्लभ थीं। उसने अपना आश्चर्य तुरंत एक तरफ रखते हुए कोमल स्वर में कहा, यद्यपि मैं इस युवा स्वामी से पहले कभी नहीं मिली, फिर भी मैं आपको आत्मिक मित्र मानती हूँ। मैंने सुना है कि युवा स्वामी को कालकोठरी में एक असाधारण खजाना क्षणभंगुर कमल मिला है, जिसकी पंखुड़ियां मात्र से ही साधना का स्तर एक पायदान ऊपर उठ सकता है। लेकिन युवा स्वामी ने इस बड़े प्रलोभन का विरोध किया और बिना किसी संकोच के इसे अपनी पत्नी को खिला दिया। युवक का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम इस संसार की समस्त स्त्रियों के हृदय को व्याकुल करने के लिए पर्याप्त है। ये कहावतें सचमुच सत्य हैं। अनमोल खजाने आसानी से मिल जाते हैं, परंतु सच्चा प्रेम दुर्लभ है। युवती चू सचमुच भाग्यशाली हैं। पाह, पेई म्यानमान ने गुस्से से थूका। कितनी चालाक औरत है। मेरी प्यारी चुयान, अगर तुम अपने पति के साथ सही व्यवहार नहीं करोगी तो वो तुमसे छीन लिया जाएगा। जब उन्होंने कियू होंगलेई को आत्मा का मित्र शब्द का प्रयोग करते सुना तो आसपास के पुरुषों में तुरंत हलचल मच गई। क्षणभंगुर कमल के बारे में खबर ने उनकी चिंता को और भी बढ़ा दिया। अब तक इस मामले की खबर समाज के उच्च वर्गों के एक छोटे से समूह तक ही सीमित थी। अब जब ये बात सबको पता चल गई तो लगभग हर किसी ने दबे स्वर में राहत की सांस ली। ये आदमी तो महिलाओं के पीछे पूरी तरह से पागल है। कुछ लोग चुपचाप उसकी मूर्खता का मजाक उड़ा रहे थे। आखिरकार उसके और युवा मिस चू के बीच का अंतर पहले से ही बहुत ज्यादा था। अगर चू चुयान की शक्ति और बढ़ जाती तो यह अंतर और भी बढ़ जाता। ये सर्वविदित था कि बहुत अधिक अंतर वाली शादी का असफल होना तय था। जुआन और चू चुयान के रिश्ते के बारे में उनकी जो भी राय हो, कियू होंगलेई को जुआन को इतनी चमकती आंखों से देखते देखना उनमें से किसी को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उनकी ईर्ष्या और क्रोध तुरंत ही चरम पर पहुंच गया। गुस्से के इन बढ़ते अंकों को देखकर जुआन को यकीन हो गया कि यह महिला जानबूझकर ऐसा कर रही है।
क्या वह उसे भूनने के लिए तख्ते पर नहीं फेंक रही थी? तुम्हारे लिए बुरा हुआ, मैं बाकी सब लोगों से अलग हूँ। जितने ज्यादा लोग मुझसे नफरत करते हैं, मैं उतना ही खुश होता हूँ। बिल्कुल, मैंने हमेशा महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार किया है। अगर लेडी क्यू को मेरी चुयान से ईर्ष्या है, तो आप उनके साथ बहन बनने पर विचार कर सकती हैं। अगर मुझे कोई और क्षणभंगुर कमल मिला, तो मैं उसे आपको दे दूंगा। जुआन ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। ये छोटा बदमाश हद से ज्यादा बेशर्म है। जी दाओयुन अपनी आलोचना को रोक नहीं पाई। क्या क्षणभंगुर कमल को पाना इतना आसान है? क्या आप सचमुच इन खोखले वादों से एक खूबसूरत रखेल पाने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या तुम चू वंश के मात्र एक दामाद नहीं हो? क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम यूं ही उनके पास जाकर रखेल मांग लो? उसके विचार हॉल में मौजूद अनगिनत लोगों के विचारों से मिलते जुलते थे। अगर घूरती निगाहें जान ले सकती, तो जुआन अब तक 100 बार मर चुकी होती। ये सीधी सादी लड़की, चूंकि पहली पत्नी से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करती। कियू हुंगलेई का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। दूसरे पुरुष हमेशा उससे बहुत ही शालीन शब्दों में बात करते थे, कहीं कोई बुरा प्रभाव न पड़ जाए। उसने कभी किसी को इतना सीधा नहीं देखा था, जो उससे सीधे अपनी रखेल बनने के लिए कह रहा हो। जुआन ने बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, चिंता मत करो, उसने पहले भी मुझसे कहा है कि अगर मैं दूसरी महिलाओं की तलाश करता हूं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेई म्यानमान लगभग दम घुटने से मर गई। जिया दाओयुन ने अपना सिर घुमाया और अपने छोटे भाई को अविश्वास भरी नजरों से देखा। क्या छोटी मिस चू ने सचमुच ऐसा कहा? जिया शियू ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, कौन जाने कि छोटी मिस चू ने सच में ऐसा कहा था या नहीं। लेकिन उसने यह बात एक से ज्यादा बार कही है और छोटी मिस चू ने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उन दोनों के बीच का रिश्ता शायद वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। युवती चू आखिर किस तरह की इंसान है? भला वो उसे रखेल रखने की इजाजत कैसे दे सकती हैं? जी दाओयुन के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। साथ ही नीचे खड़े उस आदमी के बारे में उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। आखिर चल क्या रहा था? हॉल में मौजूद बाकी लोग इतने दयालु नहीं थे। चारों ओर से जुआन पर गालियों की बौछार होने लगी। तुम तो बस जबरन भर्ती किए गए दामाद हो। इतना घमंड क्यों दिखा रहे हो? मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हारे पूर्वजों ने ऐसा क्या किया था कि चू जैसी देवी ने तुम्हें चुना। और फिर भी तुम दूसरी महिलाओं की तलाश में हो। बिल्कुल, क्या तुम में लेडी क्यू पर बुरी नजर डालने की हिम्मत है? बिल्कुल बेतुका। अल्पविराम। वांग युवानलोंग ने भी चुपके से चू युचेंग को छेड़ा। क्या तुम्हारी पहली प्रेमिका ने सचमुच यही कहा था? चू युचेंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे भी सच में नहीं पता। लेकिन हमारी पहली मालकिन के स्वभाव को देखते हुए ऐसा होना नामुमकिन है कि वह ऐसी किसी बात की इजाजत देंगी। चूहोंगकाई अपनी पिछली हैरानी से ठीक समय पर बाहर आया और जुआन को हैरानी भरी नजरों से देखा। इस लड़के में तो वाकई हिम्मत है। क्या इसे डर नहीं है कि पहली मालकिन को पता चल जाएगा? भले ही पहली मालकिन दखल न दे, लेकिन मालिक और मालकिन चुप नहीं बैठेंगे। हालांकि चूंकि वे सभी फिलहाल एक ही पक्ष में खड़े थे, इसलिए दोनों भाइयों के लिए जुआन की खुलेआम आलोचना करना उचित नहीं था। उन्होंने नफरत की लहर में फंसने से बचने के लिए कुछ कदम पीछे हटकर सावधानी बरती। वेईसुओ से ज्यादा उत्साहित कोई नहीं था। आप सभी को पता होना चाहिए कि यह बॉस मेरा डेस्कमेट है। हमारे स्कूल की 10 सबसे खूबसूरत लड़कियों में से आधी को तो वह पहले ही अपने वश में कर चुका है। इसके मुकाबले कियू हुंगलेई को पटाना तो कुछ भी नहीं है। उसने जुआन के महिलाओं को मोहित करने वाले किस्से बड़े ही सजीव और रंगीन अंदाज में सुनाना शुरू किया। उसके आसपास मौजूद सभी लोग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। महिलाओं का इस हद तक शोषण करना, क्या वह पहले से ही एक अलग ही श्रेणी में नहीं आता? वेईसुओ को ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी ही महिमा में डूबा हुआ हो, क्योंकि वह अधिकाधिक लोगों के चेहरे पर हैरानी के भाव देख रहा था। उसकी आवाज में उत्साह तेजी से बढ़ता जा रहा था। अल्पविराम। जैसे जैसे हर नई कहानी सुनने के साथ भीड़ का गुस्सा बढ़ता गया, जुआन बेपरवाह बना रहा। वह चुपचाप अपने गुस्से को बढ़ते हुए देखता रहा। जितना चाहो मुझे कोस लो, जितना ज्यादा तुम मुझे कोसोगे उतना ही ज्यादा मुझे क्रोध आएगा। कियू हुंगलेई के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उनकी हमेशा वाली शालीनता मानो गायब हो गई थी और उन्हें कुछ पल के लिए समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या प्रतिक्रिया दें। खुद को संभालने में उन्हें थोड़ा समय लगा और अंत में उन्होंने शर्मिंदगी भरी मुस्कान बिखेरी। मैंने आज सबको इसलिए बुलाया है ताकि मेरे संगीत पर कुछ प्रतिक्रियाएं सुन सकूं। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। बोलते समय उसकी खूबसूरत भौहें हल्के से मुड़ गईं। उसके होंठों के कोने थोड़े ऊपर की ओर फैल गए और उसकी आंखों में मोहक लहरें सी दौड़ गईं। उसे देखते ही सभी के दिल पिघल उठे और वे एक दूसरे के ऊपर बोलते हुए एक ही विचार को दोहराते हुए बोलने लगे। बिल्कुल सही। अगर आपको संगीत के बारे में कुछ नहीं पता तो किसी और को बोलने दें और उनकी बुद्धिमत्तापूर्ण राय को विनम्रतापूर्वक सुने। लेडी कियू, आपको इस तरह के व्यक्ति पर और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अल्पविराम। जो कुछ भी हो रहा था उसके बावजूद एक बात ऐसी थी जिसके बारे में बहुत से लोग उत्सुक थे। क्या वह लाल बालों वाला आदमी उसकी जान के पीछे नहीं पड़ा था? उसका नाम सुनते ही वह अचानक चुप क्यों हो गया? ऐसा लगता है कि चू कबीले के नाम ने वास्तव में उनके मन में कुछ संशय पैदा कर दिया है। हम बस एक और बड़बोला इंसान जिसका दिल काया है। भीड़ का ध्यान भटकने पर चेन जुबान ने अपने सभी अधीनस्थों को बुलाया। क्या आप सभी को समझ में आया कि मैंने अभी क्या कहा? हम समझ गए, उन अधीनस्थों ने उत्साहपूर्वक जवाब दिया। ये सभी कुख्यात डाकू थे जो आजादी से रहने और जो चाहे उसे छीनने के आदी थे। इस शहर में जहां अनगिनत नियम कानून बंधे थे, उन्हें घुटन महसूस हो रही थी। इस काम को पूरा करने पर मिलने वाला इनाम उनके लिए आने वाले कई सालों तक मौज मस्ती करने के लिए काफी होगा। अगर समझ गए तो जाओ, जो करना है करो। हाथ के इशारे से चेन जुबान ने अपने अधीनस्थों को जाने का आदेश दिया, जो तुरंत तितर बितर हो गए। वह दूर से जुआन को घूर रहा था, उसकी आंखों में एक द्वेषपूर्ण चमक थी। उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान फैल गई। भाग्य वास्तव में प्रयास से अधिक महत्वपूर्ण है। मैंने तुम्हें ढूंढने में इतनी मेहनत की और फिर भी तुम मेरे ठीक सामने आ गए। छोटे भाई, मैं आज तुम्हारा बदला लूंगा। यह आदमी मेई चाओफेंग का भाई था। कुछ साल पहले शी कबीले ने उन्हें चुपके से ब्राइटन मून शहर भेजा था। एक ने ब्राइटन मून शहर में एक गुप्त धंधा शुरू किया, जबकि दूसरे ने शहर के बाहर एक क्रूर डाकू सरदार के रूप में अपना धंधा स्थापित किया, जो वहां से गुजरने वाले काफिलों को मारता और लूटता था। इन वर्षों में दोनों भाइयों ने शी कबीले के लिए अपार धन संपत्ति अर्जित की थी।
उनकी सेवाओं को मान्यता देते हुए शी कबीले ने उनके योगदान के बदले में उनसे प्राप्त होने वाले लाभ के हिस्से को आधा कर दिया। शी कबीले के हिस्से को आधा करना प्रतिशत के हिसाब से भले ही मामूली लग रहा हो, लेकिन उनके हाथों से गुजरने वाली संपत्ति बहुत अधिक थी। असल में ये छोटी सी कमी भी बहुत बड़ी रकम थी। दोनों भाई अपने जीवन के शिखर पर पहुंचने ही वाले थे कि तभी अचानक जुआन प्रकट हो गई। छोटे भाई का सफल कैसीनो पूरी तरह से बर्बाद हो गया और इसके तुरंत बाद प्लम ब्लॉसम संप्रदाय भी बिखर गया। सबसे बुरी बात तो ये थी कि मेई चाओफेंग की वास्तव में हत्या कर दी गई थी। दोनों भाई अनाथ थे और जीवनयापन के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे, इसलिए उनका रिश्ता आम सगे भाइयों से कहीं अधिक गहरा था। जब उसने अपने भाई की मृत्यु के बारे में सुना तो उसकी पहली प्रतिक्रिया बदला लेने की थी। दुर्भाग्यवश जियांग लुओफू की प्रतिष्ठा और साधना को देखते हुए वह ऐसी व्यक्ति नहीं थी जिसे वह उकसाने का जोखिम उठा सकता था, और इसलिए उसे जुआन को अपने गुस्से का निशाना बनाने पर ही संतोष करना पड़ा। आखिरकार ये सब उस छोटे कमीने की ही गलती थी। जब शीकुन ब्राइटन मून सिटी आया था तब उसने चेन जुआन को जुआन से छुटकारा दिलाने में मदद करने के लिए सहमति दी थी, और इसलिए वह सही समय का इंतजार कर रहा था। किसने सोचा होगा कि कालकोठरी बंद होने के कुछ ही समय बाद शीकुन अचानक बिना कुछ कहे चला जाएगा। शी लेजी की मृत्यु और जुआन के साथ 9वें दर्जे के विशेषज्ञ की संभावित तैनाती के चलते शीकुन दुम दबाकर राजधानी लौट आया था। जाहिर है उसने शर्मिंदगी से बचने के लिए इस बात का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया था। चेन जुआन को इस जानकारी का पता नहीं था। उसने यह मान लिया था कि उसके भाई का रुतबा ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के लिए बहुत कम था और उनकी मृत्यु उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। चूंकि शीकुन ने उसकी मदद नहीं की, इसलिए उसे यह काम खुद ही करना पड़ा। वह हमेशा से ही क्रूरता और दृढ़ता से काम करता आया था। जिन लोगों ने भी उसका असली चेहरा देखा था वे सब चुप हो गए थे, इसीलिए उसे शहर में खुलेआम प्रवेश करने में कोई झिझक नहीं थी। उसकी मूल योजना ये थी कि बदला लेने के लिए चू एस्टेट जाने से पहले वह अपने अधीनस्थों को इस वेश्या सभा में कुछ देर आराम करने दे। भला किसे पता था कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी होगी और उसे यह आदमी यहीं मिल जाएगा। इसलिए उसने अपने प्लान को निर्णायक रूप से आगे बढ़ाया। यह आदमी अब जितना चाहे हंस ले, लेकिन बाद में उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने चेन जुआन को ट्रोल करके 631 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन ने देखा कि उसके क्रोध के अंक फिर से कम हो गए हैं। जुआन ने तिरछी नजरों से चेन जुआन को देखा और उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। उसकी अचानक चुप्पी को भांपते हुए क्यू होंगलेई ने दुखी भाव से उसकी ओर देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा प्रदर्शन इतना खराब था कि युवा स्वामीजू को कुछ कहना ही नहीं है? अध्याय 250। तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते? क्यू होंगलेई के आहत चेहरे को देखकर हॉल में मौजूद सभी पुरुष गुस्से से जुआन की ओर घूरने लगे। इस छोटे बदमाश ने सच में छोटी कुतिया क्यू को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। आपने दर्शकों को 44 तक सफलतापूर्वक ट्रोल किया है। जुआन बेहद खुश थी। अमलोक की यह यात्रा वाकई मेरे लिए बहुत फायदेमंद रही। इन प्यारे प्यारे शैतानों ने मुझे इतने सारे क्रोध अंक दिए हैं। मुझे बाद में इन सब का सही हिसाब लगाना होगा। लगता है मेरी पिछली आशंकाएं बिल्कुल सही थीं। अकेले रहकर रेज पॉइंट्स कमाना वाकई बहुत धीमा है, लेकिन अगर मेरे साथ कोई खूबसूरत लड़की हो तो ये बहुत आसान हो जाता है। आज भी वह उस रात को संजोकर रखता था जब वह चुचुयान को सैर पर ले गया था। उस रात वह जहां भी गया था उसके पीछे पीछे तुरंत ही गुस्से के भाव आ जाते थे। ये वाकई अफसोस की बात थी कि चुचुयान इतनी जल्दी संवेदनशील हो गई थी। उसके साथ एक बार बाहर जाने के बाद वह फिर कभी उसके साथ घूमने जाने के लिए राजी नहीं हुई। लेकिन क्या क्यू होंगलेई इसके लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार नहीं थी? उनके पृष्ठभूमि को देखते हुए सार्वजनिक रूप से सामने आना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उनकी मोहक अदाओं को इसमें जोड़ दें तो शायद परिणाम चुचुयान के साथ रहकर हासिल किए गए परिणामों से भी बेहतर हो सकते थे। इस विचार से उत्साहित होकर वह अपने जवाब पर विचार करने लगा। अपने सामने मौजूद स्थिति का लाभ उठाते हुए उसने कहा, युवती की वीणा बजाने की कला के बारे में अभी काफी चर्चा हो चुकी है। तस्क हॉल में जीभ चटकाने की आवाज गूंज उठी। क्यू होंगलेई की आंखों में निराशा झलक रही थी। मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला कर लिया है, लेकिन तुम्हें भी थोड़ी सी कोशिश तो करनी ही होगी, नहीं तो हम यहाँ मौजूद सभी लोगों को कैसे मना पाएंगे? सभी की प्रतिक्रियाओं पर ध्यानपूर्वक गौर करने के बाद जुआन ने सहजता से कहा, हालांकि मेरी राय में उनमें से किसी ने भी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर टिप्पणी नहीं की है। उनकी बातों पर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आखिर यहाँ मौजूद सभी लोग अनपढ़ और अज्ञानी नहीं थे। यहाँ कुछ वाकई प्रतिभाशाली लोग भी थे जिन्हें सिद्ध की अच्छी समझ थी, और क्यू होंगलेई के वादन पर उनकी टिप्पणियां बिल्कुल उचित थीं। उनमें शीशियू जैसा प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने इस महत्वपूर्ण बात को नहीं समझा, जबकि तुमने समझ लिया? जिया दाओयुन ने दूसरी मंजिल से उस पर मुट्ठी तानते हुए कहा, यह आदमी क्या नाटक कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके जैसा कोई भी वीणा बजाना जानता हो? जबकि बाकी लोगों का मानना था कि जीशियू ने पहले ही अपना मूल्यांकन प्रस्तुत कर दिया था, सच्चाई ये थी कि उसने केवल अपनी बहन के विशेषज्ञ विश्लेषण को उधार लिया था, जो उसने ध्यानपूर्वक सुनने के बाद तैयार किया था। फिर भी जुआन को ऐसा लग रहा था कि उसकी टिप्पणी में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु छूट गया था। उन्हें बचपन से ही कला में रुचि थी और इस क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां काफी उल्लेखनीय थीं। अपने क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित और गौरवान्वित सदस्य होने के नाते जुआन की बातों से उन्हें बेहद ठेस पहुंची। अपनी बहन के सवाल पर जीशियू ने सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि वह वीणा के बारे में ज्यादा जानता है। जिया दाओयुन ने उपहास उड़ाते हुए कहा, लगता है वो दूसरे आदमी से अलग नहीं है, जानबूझकर भड़काऊ राय दे रहा है। वो बस उस लड़की को चिढ़ा रहा है और फिर आगे बढ़ जाएगा। आपने जी दाओयुन को ट्रोल करके 233 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। उसे चू होंगकाई का नाम याद रखने की भी परवाह नहीं थी। नगर स्वामी की पुत्री होने के नाते उसने कभी भी सांसारिक मामलों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक उपपत्नी के बच्चे के नाम की तो बात ही छोड़िए। जुआन ने हैरानी से दूसरी मंजिल की ओर देखा। तो जीशियू की बड़ी बहन भी ऊपर है? क्या उस आदमी ने मुझसे उससे मिलवाने का वादा नहीं किया था? उस बात का आगे क्या हुआ? युवा स्वामी जू ऐसी बात क्यों कहते हैं? थोड़ी निराशा के बावजूद क्यू होंगलेई ने जुआन को एक और मौका देने की पूरी कोशिश की, ताकि देखा जा सके कि क्या वह हालात को सुधार सकता है। जुआन ने अपनी बात वहीं से आगे बढ़ाई जहां उन्होंने छोड़ा था। इस युवती के सिद्धवादन कौशल में कोई कमी नहीं है और भावों को सुरों में पिरोने का उनका तरीका भी उत्कृष्ट था। हालांकि मुझे 2 कमियां नजर आईं।
भीड़ इतनी क्रोधित हो गई कि वे हंसने लगे। ये छोटा बदमाश हद से ज्यादा अकड़ दिखा रहा था। जिया दाओयुन ने भौहें सिकोड़कर अपना चेहरा गुस्से से भर लिया। वीणा के बारे में इतना ज्ञान होने के बावजूद वह मुश्किल से एक भी कमी निकाल पाई थी, और वह कमी भी कोई बड़ी नहीं थी। लेकिन इस नन्ही सी बच्ची ने तो ये दावा करने की हिम्मत ही कर ली कि उसके वीणा वादन में बड़ी खामियां हैं, और वो भी 2-4। पेई म्यानमान ने अपना चेहरा हथेलियों में छिपा लिया। साफ तौर पर उसे चुयान के लिए शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अच्छा हुआ कि चुयान यहाँ नहीं थी। अपने स्वभाव के कारण वह शायद तुरंत गड्ढा खोदकर उसमें कूद जाती। क्या सच में? तो मुझे युवा स्वामी जू से सलाह लेनी होगी। कियू होंगलेई का चेहरा और भी ठंडा पड़ गया। इस लड़के को क्या हो गया है? अगर तुम ऐसे बर्ताव करोगे तो दूसरे तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? आपने कियू होंगलेई को ट्रोल करके 250 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। इतनी कम कमाई देखकर जू आन को लगा कि यह महिला वाकई कंजूस है। छोटी बच्ची, आपकी रचना बहुत नीरस और उबाऊ है। इसमें कोई जीवंत लय नहीं है और गति भी स्पष्ट नहीं है, इसीलिए ये थोड़ी उबाऊ लगती है। जिया दाओयुन ने अपनी नाराजगी छिपाए बिना उपहास किया। यह आदमी तो बस बेमतलब की बातें करता है। वीणा के स्वर तो वैसे भी कोमल और धीमे होते हैं। यह कोई ऐसा वाद्य यंत्र नहीं है जिसमें स्पष्ट लय या ताल का प्रयोग होता हो। कियू होंगलेई ने भी अपनी भौहें सिकुड़ी। जाहिर तौर पर उनके भी ऐसे ही विचार थे। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, कई वीणा वादकों ने जुआन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उसे बकवास करने वाला बताया। जुआन को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वह शांति से कियू होंगलेई को देखता रहा। जब उसने देखा कि वह बिल्कुल भी विचलित नहीं है, तो कियू होंगलेई को खुद पर संदेह होने लगा। ये लड़का बेवकूफ तो नहीं लगता, फिर भी ऐसी बातें क्यों कह रहा है? कहीं इसमें कुछ और भी तो नहीं है? इस पर उसने अपने चमकीले लाल होंठ सिकोड़ते हुए उत्तर दिया, शायद युवा स्वामी को गलतफहमी हुई है। सिद्ध का संगीत मन को शांति देता है और सुनने वालों को भी सुकून देता है। प्राचीन काल से ही सिद्ध का संगीत लय या ताल में श्रेष्ठ नहीं रहा है, बल्कि इसका उपयोग कलात्मक भावों को चित्रित करने के लिए किया जाता है। जुआन मुस्कुराए। ये वाकई दिलचस्प है कि आप कहती हैं कि सिद्ध का संगीत मन को शांति देता है। जब आपने अभी सबके सामने प्रस्तुति दी तो क्या वह खुद को प्रसन्न करने के लिए थी या दूसरों को प्रसन्न करने के लिए? कियू होंगलेई सन्नाटे में डूब गई और काफी देर तक चुप रही। ऊपर शी दाओयुन की खूबसूरत भौहें गुस्से से सिकुड़ गईं। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि यह आदमी क्या कहना चाह रहा है। पेई म्यानमान खिड़की की चौखट पर झुक गई। उसके चेहरे पर एक स्पष्ट भाव दिखाई दिया। इस आदमी के पास वाकई कुछ अजीबोगरीब प्रतिभाएं हैं। शायद खड़े रहना बहुत थका देने वाला था, इसलिए वह एक स्टूल ले आई। उसने अपने स्तनों को खिड़की की चौखट पर हल्के से टिकाया और बैठ गई, और तुरंत ही उसे बहुत आराम महसूस हुआ। उसने आराम से अंगड़ाई ली, जिससे उसके अद्भुत सुडौल शरीर के उभार दिखाई दिए। सौभाग्य से हर कमरे में बेहतरीन निजता थी। भला न होता तो कितने लोगों की निगाहें इस पर टिक जाती। जुआन ने आगे कहा, जिथ से निकलने वाली ध्वनि मध्यम और मधुर होती है, और इसकी धुन आत्मा को गहराई से छू जाती है। जिथ पर बजाए जाने वाले गीत अक्सर स्थायी शांति या शायद दिव्य आशा और इसी तरह की अन्य भावनाओं को जगाते हैं। ये गीत आमतौर पर पहाड़ों और बहती नदियों के सुंदर और शांत वातावरण में या किसी शांत और एकांत निवास में बजाए जाते हैं। लेकिन यह महिला इसे एक शोरगुल वाले वेश्यालय में बजाने पर अड़ी है। यहाँ का वातावरण स्पष्ट रूप से जिथ संगीत की मूल गुणवत्ता से मेल नहीं खाता, इसलिए संगीत स्वाभाविक रूप से बेसुरा लगता है। मेरा मानना है कि शायद यही कारण है कि महिला को हाल ही में अपने कौशल में ठहराव महसूस हुआ है। दूसरी मंजिल से जिया दाओयुन ने आश्चर्य से चीख मारी। उसने उसके शब्दों पर ध्यानपूर्वक विचार किया। कियू होंगलेई को भी शुरू में असहमति महसूस हुई थी, लेकिन जैसे जैसे वह सुनती रही, उसकी बनावटी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई क्योंकि वह गहरी सोच में डूब गई। उसकी मुस्कान गायब होते देख भीड़ को लगा कि जुआन की बातों से वह नाराज हो गई है। उन्होंने तुरंत उसे मनाने का मौका लपक लिया। ये तो सरासर बकवास है। वेश्यालयों में भी बहुत सी लड़कियां सितार बजाती हैं। किसने कहा कि इसे शांत वातावरण में ही बजाया जाना चाहिए? जुआन ने उत्तर दिया, क्या ये ठीक इसी कारण से नहीं है कि ये प्रतिष्ठान आप सभी तथाकथित प्रबुद्ध विद्वानों को प्रसन्न करना चाहते हैं, इसीलिए वेश्यालयों में इतने सारे वीणा वादक हैं। आम वेश्यालयों में बहुत कम लड़कियां सितार बजाती हैं। उनमें से ज्यादातर गुजेंग, एक या ल्यूट जैसे वाद्य यंत्रों में निपुण होती हैं, जो आम लोगों को खुश करने के लिए काफी होते हैं। जो लड़कियां सितार बजाना चुनती हैं, वे अक्सर अपने अपने वेश्यालयों की रानी होती हैं। उन्हें खुद को दूसरों से अलग दिखाना होता है। क्योंकि सितार परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण वाद्य यंत्र है, इसलिए वे इसका इस्तेमाल अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने, खुद को अलग तरीके से पेश करने के लिए करती हैं, मानो इसे उनकी उपस्थिति में एक अलौकिक आभा जुड़ जाएगी। हालांकि वे यह नहीं सोचती कि वेश्यालय के माहौल में सितार का होना बिल्कुल भी उचित नहीं है। उसे कोसने वाली आवाजें धीरे धीरे शांत हो गईं। उनमें से कुछ को यह एहसास होने लगा कि उसकी बातें पूरी तरह से निराधार नहीं थीं। खुद को बाजार में उतारना। पेई म्यानमान अभी भी खिड़की के किनारे टिकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था। हालांकि इस आदमी ने जो शब्द इस्तेमाल किए वे भद्दे थे, फिर भी काफी दिलचस्प थे। लेकिन अब उसने न केवल कियू होंगलेई को नाराज किया था, बल्कि सभी दरबारी रानियों को भी नाराज कर दिया था। जैसा कि उम्मीद थी, जब उसने उसका मूल्यांकन सुना तो कियू होंगलेई का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया और उसकी छाती कांपने लगी। जुआन ने तुरंत कहा, बिल्कुल, देखा जाए तो ये लेडी कियू की गलती नहीं है, बल्कि चीजें ऐसी ही होती हैं। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कियू होंगलेई ने दबी हुई नाराजगी के साथ आंखें घुमाई। मैं कैसे बेपरवाह हो सकती हूँ? युवा मालिक की बातें सुनने के बाद शायद मैं फिर कभी गुकिन न बजाऊं। इस घोषणा के बाद व्यथित विलाप की आवाजें सुनाई दी। कृपया लेडी कियू, आपका वादन सचमुच बहुत सुंदर है। वो बदमाश बकवास कर रहा है। उसे कुछ नहीं पता। बिल्कुल सही। अगर आप दोबारा वीणा नहीं बजाएंगे तो ये पूरे ब्राइटन मून शहर के लिए नुकसान होगा। नहीं, बल्कि पूरे महान जोऊ राजवंश के लिए नुकसान होगा। अल्पविराम। ये लोग शोक में विलाप करते रहे और साथ ही घृणा भरी निगाहों से जुआन को घूरते रहे। जैसे ही जुआन ने अपने क्रोध के अंकों में कुछ हजार अंकों की और वृद्धि देखी, वह तुरंत तिरस्कार से भर गया। हर जगह चापलूस और खुशामद करने वाले लोग हैं। चापलूसी करते रहो जब तक कि तुम्हें पता न चल जाए कि तुम्हारे लिए वास्तव में कुछ भी नहीं बचा है। बेशक, आप सभी प्यारे चापलूसों के बिना मैं इतने सारे रेज पॉइंट्स कहां से कमाऊंगा? इस समय जीसीयू ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, मानो वह पास में किसी की बात सुन रहा हो।
अचानक उसके चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए और उसने जोर से कहा, भाई जू, आपकी बात में कुछ सच्चाई जरूर है, लेकिन लेडी क्यू ने अपनी प्रस्तुति में महारत हासिल कर ली है और उनकी भावनाएं उनके संगीत में पूरी तरह से समाहित हो गई हैं। आपने जो बातें बताई हैं वे बहुत स्पष्ट हैं और उनमें कोई ठोस आधार नहीं है। ये कहने के बाद उसने जू आन से माफी मांगते हुए मुस्कुराया। ये स्पष्ट था कि इस तरह उसकी आलोचना करने से उसे भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। जब उसने ये भाव देखा तो जुआन ने अनुमान लगाया कि वह केवल एक मुखपत्र था और ये संभवतः जी दाओयुन के शब्द थे। जिया शियू की आपत्तियों ने बाकी लोगों को भी उत्साहित कर दिया। बिल्कुल सही, हर कोई स्पष्ट और व्यापक सिद्धांतों के बारे में बात कर सकता है। हालांकि सुधार के लिए केवल विशिष्ट सुझाव ही वास्तव में सार्थक होते हैं। जुआन ने शांत और संयमित लहजे में कहा, वेश्यालय के माहौल के लिए सिथ उपयुक्त न होने का मुख्य कारण यह है कि इसे निकलने वाली धुनें थोड़ी नीरस हो सकती हैं। इसकी ध्वनि मध्य स्वरों में केंद्रित होती है। यदि इसे किसी ऐसे वाद्य यंत्र के साथ बजाया जाए जो इसका पूरक हो, तो ध्वनि का स्वरूप कहीं अधिक समृद्ध, परतों से भरा और लय तथा ताल अधिक स्पष्ट हो जाएगी। इससे संगीत स्वाभाविक रूप से इस परिवेश के लिए अधिक उपयुक्त हो जाएगा। जिया दाओयुन ने नाक सिकुड़ी और अपनी बात जिया शियू को बताने के लिए कह दी। जिया शियू के चेहरे पर बेबसी के भाव थे, लेकिन फिर भी उसने उसकी जगह बोलना शुरू किया। तुम इसे आसान बना रही हो, लेकिन अलग अलग वाद्ययंत्रों की ध्वनि की अलग अलग रंगत और गुण होते हैं। सिथ की ध्वनि शुरू से ही धीमी और अंतरंग होती है। अगर इसमें दूसरे वाद्ययंत्र जोड़ दिए जाएं, तो ये दब सकती है और इसका प्रभाव कर्कश हो सकता है। कियू हुंगलेई ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, दरअसल इस तरह के विचार पहले भी कई संगीतकारों द्वारा आजमाए जा चुके हैं, लेकिन उनके सभी प्रयास असफल रहे। युवा गुरु की बात को व्यवहारिक रूप से लागू करने का कोई तरीका नहीं है। चारों ओर से खुशी की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। भीड़ उसे शर्मिंदा देखकर बेहद खुश थी। सही दृष्टिकोण से ये सब आसानी से हल हो सकता है। आप लोगों ने अभी तक सही तरीका नहीं ढूंढा है। जुआन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। क्या इस दुनिया में संगीत की समझ का स्तर वाकई इतना कम है कि वे इतनी सरल समस्या का भी हल नहीं निकाल सकते? दूसरी मंजिल पर जी दाओयुन ने चिढ़कर कहा, इस मूर्ख से बहस करना वाकई समय की बर्बादी थी। क्या यह आदमी उस चीज को भुला देना चाहता है जिसे अतीत से लेकर वर्तमान तक किसी भी जीथर वादक ने कभी हासिल नहीं किया है? काश यह इतना आसान होता। उसे अच्छी तरह समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। यह आदमी शायद कोई खास नहीं था, जिसे वीणा की बस थोड़ी बहुत ही जानकारी थी। ये सोचकर ही उसे बहुत शर्म आ रही थी कि उसने अभी कुछ ही पल पहले उससे इतनी जोशीली बहस की थी। शर्मिंदगी तो असहनीय थी। By this time, Chen Shan had also finalized his plans. Knowing that there was no way Zuan could feel good after being put down like this, he took the opportunity to twist the knife further. It's always easy to talk. Talking is something anyone can do. If you have the skills, why don't you do it then? 1. कियू हुंगलेई जिस सिथ को बजाते हैं वह गुकिन है, जो 5 से 7 तारों वाला एक छोटा सिथ है। गुजेंग भी एक प्रकार का सिथ है, जो 21 से 26 तारों वाला एक लंबा वाद्य यंत्र है। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना,